नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, इस पर सिग्मा लग रहा है, ये भी लेंथ है BC, तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि x का लेंथ बढ़ेगा y का कम होगा। तो यहाँ पे लगाएं स्ट्रेन x, तो अगर हमको x में ही चेंज निकालना है तो कोई यूज नहीं पॉइसन रेशियो को, डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन हो गया सिग्मा बाई E, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ AB डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ AB। तो मान लो ये लेंथ L है और ये BC का लेंथ L1 है, जस्ट समझने के लिए। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन E, तो यहाँ से चेंज इन लेंथ AB, सो दैट इक्वल टू सिग्मा अपॉन E इंटू L। तो ये PL अपॉन ए लिखा हुआ है, P क्या सिग्मा अपॉन P बाई ए क्या होता है सिग्मा, वही लिखा हुआ है PL अपॉन ए, ऐसे आगे। सेम अगर देखो जरा, इसमें x में लेंथ बढ़ रहा है, y में कम हो रहा है, तो अगर आपको y में चेंज निकालना है तो वो बिना पॉइसन रेशियो के नहीं आएगा, तो उसके लिए पॉइसन रेशियो लगा दिया माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, तो माइनस स्ट्रेन y अपॉन स्ट्रेन x में लोड लगा है तो x लॉन्गिट्यूडनल है, y ट्रांसवर्स। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन y क्या माइनस न्यू स्ट्रेन x, तो चेंज इन लेंथ BC डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ BC, इनिशियल लेंथ कितना BC का L1, तो माइनस न्यू स्ट्रेन x कितना, ये सिग्मा अपॉन E, तो सिग्मा अपॉन E, तो डेल्टा L BC कितना माइनस न्यू सिग्मा अपॉन E इंटू L। तो क्या अब इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे, मतलब क्या है, जिस तरफ लोड लग रहा है उधर चेंज निकालना है लेंथ में, तो कितना PL अपॉन E सिग्मा अपॉन E इंटू L, और जिधर लोड लगा है उसके परपेंडिकुलर चेंज निकालना है, तो खाली बस न्यू का मल्टीप्लाई कर दो आप, न्यू का जिधर लोड लगा उसके परपेंडिकुलर चेंज निकालना है तो खाली न्यू का मल्टीप्लाई कर दो, और लेंथ बढ़ेगा तो प्लस ले लेंगे, कम होगा तो माइनस ले लेंगे। जैसे यहाँ पे लेंथ कम हो रहा था तो नेगेटिव ले लिया, तो माइनस ले लिया। तो ये अभी हमने सॉल्व कर लिया ऐसे, अब इसको डायरेक्टली बार बार क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। तो लोड x में लगा था, x में चेंज निकालना है, ऐसे ही निकल गया डायरेक्ट, E इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से। तो वैल्यू पुट किया तो डेल्टा L कितना है, PL अपॉन E लिखा है, और क्या है सिग्मा अपॉन E इंटू L। ऐसे लोड x में लेंथ बढ़ रहा है, y में कम हो रहा है, तो y में चेंज निकालना है तो पॉइसन रेशियो का यूज करना पड़ेगा। तो पॉइसन रेशियो क्या, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडनल माइनस स्ट्रेन y अपॉन स्ट्रेन x। तो यहाँ से स्ट्रेन y कितना माइनस न्यू स्ट्रेन x, स्ट्रेन x रख दो यहाँ पे सिग्मा अपॉन E, तो डेल्टा L BC कितना माइनस न्यू सिग्मा अपॉन E इंटू L1। तो मतलब सिंपल डायरेक्ट, जिस तरफ लोड लगा है उस तरफ चेंज निकालना है तो PL अपॉन ए सिग्मा अपॉन E इंटू L, और जिधर लोड लगा उसके परपेंडिकुलर निकालना है तो खाली बस न्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ेगा लेंथ परपेंडिकुलर वाला तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ कम हो रहा था तो माइनस कर दिया। तो अब इसको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे, नोट कर लो पहले इतना। रफ कर दे रहे हैं, तब इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे।
तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना, लिखो जरा क्वेश्चन। अ क्यूब इज कंस्ट्रेंड, क्वेश्चन लिखो, अ क्यूब इज कंस्ट्रेंड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। Cube is constrained in x and y direction and free to move in z direction. Cube is constrained in x and y direction and free to move in z direction. If temperature raised delta T degree Celsius, if temperature raised delta T degree Celsius, determine thermal stresses developed. Determine thermal stresses developed. तो देखो जरा, ये क्यूब दिया हुआ है, जैसे ये क्यूब है, तो ये कंस्ट्रेंट बोल रहा है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, तो इधर एक्स एक्सिस लिया, इधर वाई, इधर जेड लिया ऊपर की तरफ, वाई बोलिया बोर्ड के बाहर की तरफ, कहीं भी ले सकते हैं। तो बोला है क्यूब जो है कंस्ट्रेंट किया है एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो कंस्ट्रेंट मतलब एक्स एंड वाई, तो इधर एक्स में ऐसे कंस्ट्रेंट किया है और वाई में ऐसे कंस्ट्रेंट किया है और जेड में फ्रीली मूव कर सकता है। तो बोला है कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, तो कितना थर्मल स्ट्रेसेस आएगा वो निकालो। तो अभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था हमने कि स्क्वायर था, उसमें 3 साइड कंस्ट्रेंट था, एक साइड फ्री था, सेम वैसे ही अब स्क्वायर की जगह क्यूब कर दिया। सो कॉन्सेप्ट घूम फिर के वही है। तो देखो सिंपल, इधर एक्स में कंस्ट्रेंट है, विजुलाइज करो, वाई में कंस्ट्रेंट है, जेड में फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे देखना जरा एक मिनट, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ता है, इतना ही कॉन्सेप्ट है खाली। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, तो एक्स में लेंथ बढ़ जाएगा, वाई में लेंथ बढ़ जाएगा, जेड में लेंथ बढ़ जाएगा। अब लेकिन एक्स में कंस्ट्रेंट है, मूव नहीं करने देगा, तो स्ट्रेस आ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया है इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया। तो इसलिए एक्स में जैसे बढ़ना स्टार्ट किया इसने, कंस्ट्रेंट आ गया, दैट थर्मल स्ट्रेस बन गया यहाँ पे सिग्मा का, तो ये सिग्मा। ऐसे वाई इस तरफ इधर मूव करने लगा, इधर भी सपोर्ट था, मूव नहीं करने दे रहा, तो कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए यहाँ भी स्ट्रेस आ गया, दैट सिग्मा का। और जेड में क्या है, जेड में फ्रीली मूव कर सकता है, तो इसलिए जेड में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इस केस में क्या है, सिग्मा एक्स का वैल्यू सिग्मा कंप्रेसिव है, सिग्मा वाई दैट सिग्मा, और जेड में सिग्मा जेड कोई स्ट्रेस नहीं, दैट जीरो। क्यों, जेड में फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे उस स्क्वायर वाले क्वेश्चन में एक्स में कोई स्ट्रेस नहीं आया था, तो ऐसे स्ट्रेस डेवलप हो गया। अब ये स्ट्रेस कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा चेक करें, तो एक्स में डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, वाई में कोई चेंज, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल वाई भी जीरो लिख सकते हैं, कोई भी एक ले लो। डेल्टा एल जेड नहीं लिख सकते जीरो, क्योंकि जेड में तो चेंज हो रहा है। ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो जरा एक्स में क्या क्या होगा, एक तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा होगा, सो एल अल्फा डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ पहले एक्स में। इसका जरूरत नहीं है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखने का, इसको क्योंकि हम लेंथ कंप्रेसिव है, लेंथ कम होगा, टेंसाइल लेंथ बढ़ेगा, उसी का यूज करना, डायरेक्ट लिख देंगे, उससे कंफ्यूजन होगा। तो पहले के एक्स में क्या हुआ, एक तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा, फिर देखो जरा एक्स में, ये सिग्मा एक्स में क्या कंप्रेसिव है, सेम डायरेक्शन में, हम एक्स में चेंज निकाल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट पी एल अपॉन ए, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, कंप्रेसिव कम कर रहा है, सो माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। तो ये कहाँ से आ गया, दैट इज ड्यू टू सिग्मा एक्स, उसकी वजह से, प्लस, और प्लस ये वाई वाला सिग्मा देखो जरा, वाई वाला कैसा है, वाई वाला वाई में कम करेगा और एक्स में बढ़ाएगा, और वाई वाला लोड किधर लगा है, वाई की तरफ, लेंथ एक्स वाला एक्स में चेंज देख रहा है तो परपेंडिकुलर है, इसलिए न्यू आ गया, और ये क्या कर रहा है, एक्स में इंक्रीज कर रहा है तो प्लस न्यू हो गया, सो प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, और ये सब मिला के जीरो, ऐसे लिख दिया। फिर से देख लो एक्स में क्या क्या हुआ होगा, एक तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा होगा पहला, उसको लिख दिया, टेम्परेचर बढ़ाया था आपने। फिर ये जो सिग्मा लग रहा है एक्स वाला, ये सिग्मा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं पॉइजन रेशियो का, डायरेक्ट लिख दिया पी एल अपॉन ए, कितना माइनस सिग्मा अपॉन इंटू एल ऐसे। सेम ये वाई वाला जो सिग्मा है, वाई वाला सिग्मा क्या, वाई में कम करेगा एक्स में बढ़ाएगा, और परपेंडिकुलर है इसलिए न्यू का मल्टीप्लाई हो गया, और इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस न्यू हो गया। तो ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू सिग्मा वाई, और ये सब मिला के जीरो ऐसे लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लो, तो एल अल्फा डेल्टा टी इधर चला गया, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो यहाँ से कितना 1 माइनस न्यू, तो एल कैंसिल, तो सिग्मा का वैल्यू दैट इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी,
1 माइनस न्यू, तो ये सिग्मा का वैल्यू ऐसे निकला, ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस न्यू, कैलकुलेट कर दिया। इसी क्वेश्चन मान लो बोलता है कि क्योंकि हमें मालूम है एक्स और वाई में कंस्ट्रेंट है, जेड में तो फ्री मूव कर सकता है, मान लो क्वेश्चन पूछता है कि कितना चेंज हुआ जेड डायरेक्शन, वो निकालो, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखो वो कैलकुलेट करें, सो चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन, कितना चेंज हुआ जेड डायरेक्शन में वो चेक कर रहे हैं। तो देखो जरा डेल्टा एल जेड, अभी जीरो तो है नहीं बिकॉज जेड में कोई कंस्टेंट है नहीं, तो चेंज निकाला है डेल्टा एल जेड कितना है। तो देखो जरा जेड में क्या है, एक तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ेगा, पहला पार्ट एल अल्फा डेल्टा टी से इंक्रीज किया प्लस, और इसमें देखो जरा ये जो एक्स वाला सिग्मा है, एक्स वाला सिग्मा क्या कर रहा है, एक्स में कम करेगा जेड में बढ़ाएगा, और परपेंडिकुलर है इसलिए न्यू का मल्टीप्लाई हो गया, और दैट आपका दैट पर इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस न्यू हो गया, तो प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, ये कहां से आया, ड्यू टू सिग्मा एक्स, और प्लस सेम फिर ऐसे वाई वाला सिग्मा देखो जरा, वाई वाला वाई में कम करेगा जेड में बढ़ाएगा, और परपेंडिकुलर लेंथ है तो इसलिए न्यू का मल्टीप्लाई हो गया, और इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस न्यू, सो प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो ये किसकी वजह से आया, दैट इज ड्यू टू सिग्मा वाई, ऐसे लिखा। इसको सॉल्व कर लो, सो एल अल्फा डेल्टा टी ये 2 न्यू अपॉन ई इंटू एल, सिग्मा का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, इसको पुट कर दो यहाँ पे, कितना है ई अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस न्यू, तो ई कैंसिल, तो यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, तो एल अल्फा डेल्टा टी कॉमन, सो 1 प्लस दैट इज 2 न्यू डिवाइड बाई 1 माइनस न्यू, ऐसे, तो यहाँ से कॉमन क्या यूज किया, तो एल अल्फा डेल्टा टी, तो 1 माइनस न्यू प्लस 2 न्यू, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस न्यू डिवाइड बाई 1 माइनस न्यू, तो ये क्या है डेल्टा एल, दैट फॉर जेड में जितना चेंज हुआ उसका वैल्यू, एल अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस न्यू डिवाइड बाई 1 माइनस न्यू, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। देख लो फिर से एक बार, तो ये क्यूब कंस्ट्रेंट है, फिगर को दिमाग में विजुलाइज करो कैसे है, तो ये जो क्यूब है दैट कंस्ट्रेंट है एक्स एंड वाई डायरेक्शन, और फ्रीली मूव कर सकता है जेड में, तो विजुलाइज को कैसे है, ये ऐसे एक्स में कंस्ट्रेंट, इधर ये वाई में कंस्ट्रेंट, जेड में फ्रीली मूव कर सकता है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ता है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो एक्स में लेंथ बढ़ा, नहीं बढ़ने दिया सिग्मा आ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा, वाई में बढ़ना, वाई में नहीं बढ़ने दिया सिग्मा कंप्रेसिव आ गया, जेड में फ्रीली मूव कर रहा था कोई स्ट्रेस नहीं, तो ये ऐसे बना। अब डेल्टा एल एक्स इक्वल टू जीरो, एल एक्स लिख सकते हो जीरो, एल वाई लिख सकते हो, एक ही बात है, एल जेड नॉट जीरो, तो एक्स में क्या क्या है, एक तो एक्स में एल अल्फा डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ था, फिर एक्स में जो सिग्मा लगा सेम डायरेक्शन, ये कम कर रहा है पी एल अपॉन आई, तो प्लस माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल ड्यू टू सिग्मा एक्स, फिर सेम ऐसे ही जो वाई में लगा सिग्मा, देखो वाई वाला सिग्मा क्या, वाई में कम करेगा एक्स में बढ़ाएगा, हम एक्स में चेक कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, वाई में लग रहा है लोड, एक्स में चेक कर रहे हैं, न्यू आ गया, और इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस न्यू आ गया, सो प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इक्वल टू जीरो, इसको यहाँ से सॉल्व किया तो सिग्मा का वैल्यू इतना बन गया। सेम इसी केस में बोल रहा है कि कितना जेड में, जेड डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ लेंथ, वो निकालो, तो देखो जरा एक तो जेड में क्या हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा होगा पहला, और ये जो एक्स में सिग्मा लग रहा है ये क्या करेगा, एक्स में कम करेगा जेड में बढ़ाएगा, परपेंडिकुलर है तो प्लस न्यू आ गया, प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, ऐसे वाई वाला सिग्मा, वाई वाला वाई में कम करेगा जेड में बढ़ाएगा, तो वही प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो वही लिखा है यहाँ पे प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, ऐसे आया, तो यहाँ पे ये प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ सबको सॉल्व किया तो इतना वैल्यू, तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट, जिस तरफ लोड लगा वहाँ चेंज पी एल अपॉन ही, इधर लोड उसके परपेंडिकुलर चेंज निकालना है तो खाली न्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, और बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये पहले नोट कर लो, समझ लो, उसके रफ कॉपी भी लिखो, अपने आप क्वेश्चन अपने आप से पूरा सॉल्व करोगे पॉइंट सोच के, ऐसे धीरे धीरे सीख जाते हैं, कोई नई चीजें नहीं, बस कॉन्सेप्ट घूम फिर के वही है, पेन चलता रहेगा रफ कॉपी में सब सीख जाएंगे, पेन नहीं चलेगा तो 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, आपकी मर्जी है जो करना, ईमानदारी से मेहनत करना है, नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्यूब था, ऐसे इसकी क्यूब की क्यूबॉइड होता तो क्या करते, डेल्टा एल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल वाई, डेल्टा एल जेड, डेल्टा एल एक्स जीरो, डेल्टा एल वाई जीरो, तो सिग्मा एक्स सिग्मा अलग अलग लेते, दो इक्वेशन बनती, दो नोन सॉल्व कर लेते ऐसे। यहाँ पे क्यूब था सब सिग्मा सिग्मा सेम वैल्यू है, क्यूबाइड होता सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लेते ऐसे,
एक डेल्टा एल एक्स जीरो लिखते, एक डेल्टा एल वाई जीरो, वहां से ऐसे ही सेम सॉल्व कर देते। रफ कर रहे हैं। देखो जरा, इसको क्यूब को कंस्ट्रेंट किया था हमने दो साइड से, अब इसको तीन साइड से कंस्ट्रेंट कर दे रहा। तो इसी को सेकंड फॉर्म में जो क्वेश्चन अभी कर रहा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करके उसी में लिख लो, इफ कंस्ट्रेंट डिटरमाइन थर्मल, ऐसे लिखना, डिटरमाइन थर्मल स्ट्रेसेस, डिटरमाइन थर्मल स्ट्रेसेस if cube constrained in all three direction, if cube constrained in all three direction। तो पिछले केस में क्या था, दो साइड से कंस्ट्रेंट था, एक साइड फ्री था, अब कह रहा है कि तीनों साइड से कंस्ट्रेंट कर दिया, तो कितना थर्मल स्ट्रेस आएगा वो हमको निकालना। तो देखो जरा, अब इतना वीडियो को पॉज करो आप, अभी आंसर सोल्यूशन नहीं देखना है। तो दो साइड कंस्ट्रेंट वाला हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब इसको तीनों साइड से कंस्ट्रेंट करो, आप अपने आप से सॉल्व करो, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, लेकिन पहले अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो प्ले करके सोल्यूशन देखना। तो वीडियो पॉज करो, अपना सॉल्व करो, जब सॉल्व हो जाए तो उसका वीडियो प्ले करके चेक करना। तो आप देख रहे हैं कंस्ट्रेंट ऑल डायरेक्शंस कर दिया, तो विजुलाइज करो, ये क्यूब ऐसे दिया, यही क्यूब है ऐसे, अभी क्या था, एक्स में कंस्ट्रेंट था ऐसे, वाई में कंस्ट्रेंट था, जेड में फ्री था, अब जेड में भी कंस्ट्रेंट कर दिया। तो सेम वही, टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेंथ बढ़ता है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो एक्स में लेंथ बढ़ेगा, बढ़ने नहीं दिया, सिग्मा आ गया, वाई में लेंथ बढ़ेगा, बढ़ने नहीं दिया, सिग्मा आ गया, इस बार जेड में भी नहीं बढ़ने दे रहा, तो वहां भी सिग्मा आ जाएगा, तो ये सिग्मा यहाँ पे भी आ गया। तो पिछले केस में क्या था कि सिग्मा जेड जीरो था, इस बार सिग्मा जेड जीरो नहीं है, सिग्मा आ गया ऐसे। अब सेम वैसे जैसे भी निकाला, कैलकुलेट किया था, डेल्टा एल एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स में जीरो लिख दो या वाई लिख दो जीरो या जेड जीरो लिख दो, सब एक ही बात है। तो देखो जरा एक्स में क्या क्या होगा, एक तो एल अल्फा डेल्टा डी से बड़ा प्लस, अभी जो एक्स वाला सिग्मा है ये क्या करेगा, एक्स में कम करेगा, और सेम डायरेक्शन है तो पी एल अपॉन ए, तो क्या कम कर रहा है, तो माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। तो ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू सिग्मा एक्स, प्लस ये वाई वाला सिग्मा क्या वाई में कम करेगा, एक्स में बढ़ाएगा, और परपेंडिकुलर है इसलिए प्लस आ गया, न्यू आ गया, और बढ़ा रहा है इसलिए प्लस आ गया, सो प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। तो ये किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू सिग्मा वाई।
और प्लस ये जेड वाला सेम, जेड वाला सिग्मा जेड में कम कर रहा है, एक्स में बढ़ा रहा है, परपेंडिकुलर है इसलिए न्यू आ गया, और बढ़ा रहा है इसलिए प्लस न्यू हो गया। सो प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, इस तरह से। तो ये डेल्टा इक्वल टू 0, तो यहाँ सॉल्व कर दो, तो एल एल्फा डेल्टा टी, इसको इधर ले जाओ, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो इधर ले गए तो यहाँ से ये 1 माइनस 2 न्यू, तो 1 माइनस दैट इज 2 न्यू, तो यहाँ से एल कैंसिल, तो यहाँ सिग्मा कैलकुलेट करें, सो दैट इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस 2 न्यू। तो ये ऐसे इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो ये आपने सॉल्व किया होगा, अगर आपका यही आंसर आया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो अपना गलती देखो कैसे, ऐसे धीरे धीरे करके सीख जाएं। देख लो फिर से, कंस्ट्रेंट किया है एक्स में वाई में जेड पे, सब तरफ नहीं मूव कर पा रहा कंस्ट्रेंट है, फिर सब तरफ सिग्मा आ गया। सो डेल्टा एल एक्स 0 लिखा, तो एक्स में क्या होगा, एक तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा, और सिग्मा जो एक्स में है उसने क्या किया, एक्स में कम किया, सेम डायरेक्शन पी एल अपॉन ए सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो कम किया तो वही लिखा है माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। प्लस सेम जो वाई वाला सिग्मा है, वाई वाला सिग्मा वाई में कम कर रहा है, एक्स में बढ़ाएगा, परपेंडिकुलर है इसलिए प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल ड्यू टू सिग्मा वाई। ऐसे जेड वाला सिग्मा जेड में कम करेगा, जेड में कम कर रहा है, एक्स में बढ़ाएगा, तो परपेंडिकुलर इसलिए प्लस न्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इक्वल टू 0। तो ये किसकी वजह से, ड्यू टू सिग्मा जेड। सो ड्यू टू सिग्मा जेड, सब मिला के 0, यहाँ सॉल्व किया तो इतना वैल्यू सिग्मा ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 न्यू, ऐसे सॉल्व कर दिया। नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर बनाओ।
तो ये बार दिया हुआ लेंथ L का, दोनों साइड फिक्स है, और टेम्परेचर जो वेरिएशन दिया है, जो टेम्परेचर रेज कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो डेल्टा टी टी एक्स टी नॉट एक्स 4/L4। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकालना। तो लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में, अ बार ऑफ लेंथ L, a bar of length L in which temperature raised non-uniformly as shown, temperature raised non-uniformly as shown, determine thermal stresses developed, अब देखना जरा एक मिनट, अभी तक क्या होता था, टेम्परेचर आपका यूनिफॉर्मली रेज करता था। यूनिफॉर्मली रेज का मतलब क्या है, जस्ट सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो कि बाहर का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, अब ये भी टेम्परेचर, ये इसका अभी जो ब्लॉक दिया है बार है, इसका टेम्परेचर आपने यूनिफॉर्मली बढ़ाया, तो मान लो टेम्परेचर आपने इसका 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो मतलब क्या होगा कि ये जो फाइबर है ये भी 25 पे आ जाएगा, ये भी 25 पे रहेगा, ये भी 25 पे, ये भी 25 पे। तो कहीं भी डिफरेंस देखोगे डेल्टा टी 5 का, यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डेल्टा टी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी डेल्टा टी 5 का डिफरेंस, और यहाँ भी सेम वही डेल्टा टी 5 का डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक हमने किए। मान लो बोल देता कि बाहर टेम्परेचर 20 है और बोलता कि इस बार का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया यूनिफॉर्मली, तो ये हर फाइबर आपका 25 पे आ जाता, ये वाला भी, ये वाला भी, सब। तो यानी हर जगह डेल्टा टी का वैल्यू आपका 5 रहता है ऐसे इस तरह से। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर रेज किया है नॉन यूनिफॉर्मली इस तरह से, और x मतलब यहाँ पे x0, इस पे x0, तो मतलब यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी का वैल्यू इस पे 0 है, और यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, ये डेल्टा टी का वैल्यू टी नॉट है। मतलब इसमें देखो, इसमें हर जगह डेल्टा टी 5 है, लेकिन यहाँ डेल्टा टी इस तरह से वेरी कर रहा है। मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर आपका 20 है, तो यहाँ पर ए पे डेल्टा टी आपका 0 है, इसका मतलब ये वाला फाइबर आपका सेम 20 पे रहेगा। क्यों, यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू 0 है। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू निकाली आपने 2 डिग्री सेल्सियस आ गई, जस्ट एग्जांपल, तो इसका मतलब ये जो है 22 पे चला जाएगा। तो क्यों, यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू 2 है, यहाँ डेल्टा टी टी नॉट है, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 20 प्लस टी नॉट पे। क्यों, यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू टी नॉट है इस तरह से। तो देखो जरा, ये डेल्टा टी जब आपका कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म रेज किया टेम्परेचर, ये नॉन यूनिफॉर्मली रेज किया इस तरह से। जस्ट यहाँ एग्जांपल ले लिया, ऐसे 2 डिग्री बढ़ गया मान लो, तो ये डेल्टा टी आपका 2 वैल्यू हो गया, तो 22, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस बाहर है तो 22 हो, जस्ट समझने के लिए एग्जांपल। तो इसमें आपका जब यूनिफॉर्मली रेज था तो हर जगह डेल्टा टी 5 था, यहाँ जब नॉन यूनिफॉर्मली रेज है तो हर जगह आपका अलग डेल्टा टी का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। अब देखो, जो हमने पीएल वो किया था, एलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल वेट, उसमें क्या करते थे, पीएल अपॉन ही लेते थे, एल के लॉन्ग कोई भी टर्म वेरी किया तो क्या किया, एक्स पे डीएक्स का स्ट्रिप लिया, फिर सॉल्व किया। इसमें देखो यार, चेंज इन लेंथ निकालते हैं, चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। अभी तक क्या था, एल के लॉन्ग अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, डेल्टा टी भी कांस्टेंट होता था, तो डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन इस केस में देखो जरा, इसमें लेंथ के लॉन्ग, एल के लॉन्ग अल्फा कांस्टेंट है, बट डेल्टा टी वेरी कर रहा है, जब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए पहले हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिप क्यों लेना समझ में आना चाहिए, इसलिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर dx का स्ट्रिप ले लिया ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या किया, पहले x पर ऐसे dx का स्ट्रिप ले लिया, तो पहले स्ट्रिप पे एनालिसिस कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्ट्रिप क्यों ले रहे समझ में आना चाहिए, जब यूनिफॉर्मली रेज्ड होता है तो उस केस में एल चेंज इन लेंथ कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल के लॉन्ग अल्फा भी कांस्टेंट, डेल्टा टी भी कांस्टेंट, डायरेक्ट लगा दिए। लेकिन इस केस में क्या है कि एल के लॉन्ग आपका अल्फा तो कांस्टेंट है, बट डेल्टा टी वेरी कर रहा है, इसलिए आपको स्ट्रिप लेना पड़ेगा। इसलिए पहले एक्स पे डीएक्स का स्ट्रिप लिया, इस पे सॉल्व कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो वही करें, तो एक्स पे डीएक्स का स्ट्रिप लिया, पहले चेंज इन लेंथ निकाल दे स्ट्रिप में, तो डेल्टा एल स्ट्रिप में एल कितना, डीएक्स अल्फा डेल्टा टी कितना है वहां पे, टीएक्स वैल्यू, तो ये टीएक्स डैश लिख दिया ऐसे, कंफ्यूजन ना हो, टीएक्स डैश डेल्टा टी का वैल्यू है, तो टीएक्स डैश पुट कर दो, कितना है, टी नॉट एक्स 4/L4 अल्फा इंटू डीएक्स, तो ये डेल्टा एल स्ट्रिप में आ गया। अब देखो जरा, ये 0 से L में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप होगा, एक स्ट्रिप यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप है, तो सब स्ट्रिप को ऐड कर दो, ऐड समेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन, तो डेल्टा एल टोटल कितना, 0 to L डेल्टा एल स्ट्रिप, तो
पुट कर दो 0 to L, डेल्टा एल स्ट्रिप पुट कर दो यहाँ पे, कितना है ये T नॉट x4 बाई L4 इंटू एल्फा इंटू डी एक्स। तो यहाँ सॉल्व करो, कितना आएगा T नॉट बाई L4 कॉमन, एल्फा कॉमन, x4 क्या हो गया x5 बाई 5, L5 बाई 5, L5 बाई 5, तो कितना T नॉट एल्फा L बाई 5, T नॉट एल्फा L बाई 5, तो इतना चेंज इन लेंथ हुआ। अब देखो जरा डेल्टा एल निकाल दिया, अभी तो पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, ये करते थे डेल्टा एल एल्फा डेल्टा टी निकाला, वो आपका कुछ आ गया 4 mm 6 mm, तो ये निकाल दिया, तो मान लो ये आपका 4 mm है, जस्ट एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपका यहाँ पे सपोर्ट ना होते तो ये बार का लेंथ आपका 4 mm बढ़ जाता है, ये मतलब तो, लेकिन बढ़ा तो है नहीं, तो हुआ क्या, सपोर्ट ने तुरंत कंप्रेसिव फोर्स दिए, उसने -4 कर दिया, तो वही कैलकुलेट कर दो, सपोर्ट ने यहाँ कंप्रेसिव फोर्स दिया, उसने -4 कर दिया, तो ये L लेंथ है, तो ये डेल्टा L डैश कितना -PL अपॉन A, तो ये कितना हो गया -4 mm, दिस वाला। वही जैसे करते थे अभी तक पिछले क्वेश्चन में, L अल्फा डेल्टा टी प्लस -PL अपॉन लिखते थे, वहां सिग्मा आया था E अल्फा डेल्टा टी, अब वही L अल्फा डेल्टा टी निकालने में इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, और क्या, क्यों, L के लॉन्ग डेल्टा टी वेरी कर गया था, बस घूम फिर कॉन्सेप्ट तो वही है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये डेल्टा ये है कितना डेल्टा L, ये डेल्टा L डैश, तो डेल्टा L प्लस डेल्टा L डैश 0 कितना है ये T नॉट एल्फा L बाई 5 प्लस ये 5 mm 4 mm, ये -4 प्लस -PL अपॉन A दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लो, P बाई ये सिग्मा हो गया, L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, P बाई ये सिग्मा हो गया, L कैंसिल, E T नॉट एल्फा बाई 5, तो ये E अल्फा T नॉट बाई 5 ऐसे सिग्मा कैलकुलेट कर दिया, ऐसे आ गया। अब देखो जरा ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है सेम ऐसे, यही बार दिया था, इसमें साथ साथ स्प्रिंग जोड़ दिया, ये K, और इसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो डेल्टा T ऐसे दिया हुआ है, यही सेम, सो डेल्टा T का वैल्यू दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है सेम x पे, तो ये Tx डैश डेल्टा T T नॉट x4 बाई L4, अब यहाँ कितना थर्मल स्ट्रेस आएगा वो निकालना। तो देखो जब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वैसे ही है, तो कैसे किया था पिछला क्वेश्चन, जब इसमें टेम्परेचर वेरिएशन इस तरह से नहीं था, तो क्या किया था, L अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा था और PL अपॉन ए से कम हुआ था ये वाला बार, और ये प्लस क्या था -P बाई के, बस वही L अल्फा डेल्टा टी निकालने में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। सोचो ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये लेंथ बढ़ेगा, इसका स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फोर्स दे देगा, तो इसमें क्या होगा बार में L अल्फा डेल्टा टी प्लस -PL अपॉन ए, तो बस वो L अल्फा डेल्टा टी जो है उसको निकालने में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सेम ऐसे ही, और प्लस -P बाई के इक्वल टू 0, वहां से P बाई ए जो है वो सिग्मा थर्मल। तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, निकालना नहीं होगा तो आप डाउट पूछोगे बाद में, कम्युनिकेट करोगे, लेकिन अपने आप से अटेम्प्ट करना, बस वो L अल्फा डेल्टा टी निकालने में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऐसे ही सेम। तो घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही सब है, बस थोड़ा सा सोचना है कैसे। देख लो फिर से, अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, टेम्परेचर यूनिफॉर्मली रेज करता था, मतलब क्या है कि मान लो बाहर टेम्परेचर 20 है और बोला कि इस बार का टेम्परेचर 25 कर दिया यूनिफॉर्मली, तो हर फाइबर का टेम्परेचर 25 हो गया, हर जगह डेल्टा T 5 हो गया। अब बोल रहा है कि जो टेम्परेचर रेज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, और जो वेरिएशन है वो आपको दिया है, ये फिगर में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा T 0 है, डेल्टा T नॉट है, यहाँ पे मान लो 2 डिग्री है, जस्ट एग्जाम्पल, तो बाहर 20 टेम्परेचर है, तो यहाँ डेल्टा T 0 है, तो यहाँ इस फाइबर कितने पे जाएगा 20 पे रहेगा, यहाँ 2 का चेंज मान लो है तो ये 22 पे हो गया, ये 20 प्लस T नॉट, तो यहाँ हर जगह डेल्टा T चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप डेल्टा L निकालते हो, वो क्या है L अल्फा डेल्टा T, तो L के लॉन्ग अभी तक क्या था, अल्फा भी कांस्टेंट था, डेल्टा T भी कांस्टेंट था, डायरेक्ट लगा दिया आपने, लेकिन इस केस में L के लॉन्ग अल्फा तो कांस्टेंट है बट डेल्टा T वेरी कर रहा है, इसलिए पहले आपने x पे dx का स्ट्रिप लिया, जैसे वहां PL अपॉन ए में किया था, PL अपॉन π/4 d1 d2 इंटू ई में, सेम वैसे, तो x पे dx का स्ट्रिप लिया, पहले स्ट्रिप एनालिसिस, स्ट्रिप में कितना चेंज होगा L अल्फा डेल्टा T, इसकी स्ट्रिप की लेंथ कितनी है dx अल्फा, डेल्टा T कितना है Tx डैश, ये पुट कर दिया, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू रखी। अब 0 से L में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, सब स्ट्रिप को ऐड कर दो, ऐड समेशन मतलब इंटीग्रेशन 0 टू L डेल्टा L स्ट्रिप, ये पुट किया 0 से L पे, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से इतना वैल्यू आ गया, तो ये मान लो 4 mm है, मतलब क्या है कि फिक्स सपोर्ट ना होता तो इसका लेंथ आपका बार का 4 mm बढ़ जाता, लेकिन बड़ा तो है नहीं, क्यों, सपोर्ट ने कंप्रेसिव फोर्स दिया, उसने -4 कर दिया, तो ये -4 दोनों को ऐड करके 0,
यहाँ सॉल्व किया तो सिग्मा का वैल्यू इतना आ गया, ई अल्फा टी नॉट बाई 5। अब यही सेम क्वेश्चन आपको करना है, इसमें साथ में स्प्रिंग अटैच कर दिया। तो ये कैसे किया था अभी इससे पहले क्वेश्चन, ये इसका लेंथ टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, तो इसमें क्या था एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा प्लस माइनस पी एल अपॉन ए और प्लस माइनस पी बाई के, बस अब वही एल अल्फा डेल्टा टी निकालने में इंटीग्रेशन करना है ऐसे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको सॉल्व करके वही पी बाई ए सिग्मा, तो ये खुद से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं। हेडिंग दो टेम्परेचर वेरिएशन इन बीम। टेम्परेचर वेरिएशन इन बीम, तो मान लो बीम दिया हुआ है एल मीटर लेंथ का, और इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो इस तरह से दिया है। जो बॉटम फाइबर है इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 बढ़ा है, तो हर फाइबर में अलग अलग चेंज हो रहा है।
तो जब बीम बेंड होता है तो बेंडिंग में भी तो यही होता है कि आपका हर फाइबर में अलग अलग लेंथ चेंज होता है, कहीं बढ़ता है कहीं कम होता है। सेम ऐसे यहाँ पे हर फाइबर में अलग अलग चेंज है, तो ये बेंड होगा। अभी देखो जरा, सबसे ज़्यादा चेंज आपका बॉटम फाइबर में, टॉप फाइबर में कोई चेंज नहीं है। तो इसका लेंथ ऊपर टॉप फाइबर का सेम लेंथ एल रह गया और बॉटम फाइबर का लेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इस तरह से सैगिंग शेप ऐसे बेंड हुआ इस तरह से। तो इसका लेंथ हो गया एल से एल अल्फा डेल्टा टी, और इसका लेंथ सेम एल, कोई चेंज नहीं। तो ये सैगिंग शेप बन रहा है, ऐसे बेंड हुआ। तो इस केस में देखो जरा, तो ये आपका पॉइंट नीचे की तरफ आया है, तो यानी इस केस में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अब देखो जरा, दो पॉइंट कोई दिए, ये लेंथ मान लो आपका L1 है और ये आर्क लेंथ आपका ये L2। अब ये L1 L2 जो है आर्क लेंथ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर नहीं होता, ज़्यादा होता है, लेकिन ये डेल्टा जो नीचे नीचे गया, ये डेल्टा बहुत कम वैल्यू है। डेल्टा किससे आ रहा है? अल्फा से आ रहा है। अल्फा क्या, 10⁻⁻6 रेंज का बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो डेल्टा बहुत कम है, इसलिए ये L1 L2 लमसम बराबर। तो ये आर्क लेंथ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बराबर लमसम। तो इसका यूज़ करेंगे एप्लीकेशन यहाँ पे। तो टेम्परेचर वेरिएशन ऐसे दिया था। अब मान लो सेम आपको यही बीम दिया हुआ है, तो इस केस में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन था। मान लो टेम्परेचर वेरिएशन कुछ इस तरह से दे दे। मान लो टेम्परेचर वेरिएशन आपका ऐसे दिया, ये डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि दैट जो बॉटम फाइबर है, बॉटम फाइबर का टेम्परेचर 0 चेंज हो रहा है, टॉप फाइबर का डेल्टा टी बढ़ रहा है ऐसे। यानी टॉप फाइबर का लेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टॉप फाइबर कितना हो जाएगा? एल अल्फा डेल्टा टी, इंक्रीज करके एल से एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। और बॉटम फाइबर सेम वैसे ही रहा, तो इसमें ये हॉगिंग शेप बन रहा है। तो इस केस में कैसा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें यहाँ कैसा है? अपवर्ड डिफ्लेक्शन। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसमें अपवर्ड किसमें डाउनवर्ड। तो देखो जरा, बॉटम फाइबर का 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, तो बॉटम फाइबर सेम एल लेंथ रह गया, टॉप फाइबर का लेंथ एल प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये इस तरह से हॉगिंग शेप बन रहा है। इस केस में ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऐसे है। अब ये डेल्टा कितना आ रहा है इसमें या उसमें, फर्स्ट केस में या सेकंड केस, कहीं पे भी मान लो पूछता है निकालने को, तो निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट केस में कैसे शेप ऐसे बना, ये ऐसे गया। तो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं सब। देखो जरा, ये ऐसे था इस तरह से, तो ये डेल्टा कितना, ये हमको निकालना है, कैलकुलेट करना। तो मान लो ये बीम का डेप्थ है जो h दिया है ऐसे, तो इसको बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये यहाँ से सर्कल बनेगा ऐसे इस तरह से। तो ये रेडियस मान लो आपका, ये रेडियस जो है r, और ये डेल्टा, ये सेंटर हो गया यहाँ से। तो ये एंगल मान लो थीटा है। तो ये लेंथ कितना है? L से L प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, और ये लेंथ कितना है? L, जो पहले फिगर में था वहाँ सैगिंग शेप बना था, ऐसे आया था। अब ये डेल्टा कितना आ रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। मान लो ये आपका A पॉइंट है, ये B, तो ये L लेंथ है, तो ये लेंथ जो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी L ही हो जाएगा। क्यों? डेल्टा बहुत कम है, इसका यूज कर लेंगे। सब देखो जरा, सर्कल प्रॉपर्टी देखें जरा। सर्कल ऐसे बनता है, ये दो कॉर्ड है ऐसे कट कर रहा है, ये A पे B पे C इंटू डी। तो सर्कल की प्रॉपर्टी हमको पता है कि दो कॉर्ड अगर कट करता है तो उसमें क्या होता है? A इंटू बी दैट इक्वल टू C इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को यूज करो जरा, ये भी मिला के सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है इसका, तो ये ऐसे बना इस तरह से। तो ये भी हो गया, और ये सेंटर है, और ये कितना है? ये डेल्टा है। और इसका रेडियस कितना है? r लिए सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा? 2r माइनस डेल्टा। ये डेल्टा तो कितना हो गया? 2r माइनस डेल्टा। अब देखो जरा एक मिनट, ये सेंटर है, इसका मतलब ये जो लाइन हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन, ये डायमीटर हो गया। और हमें मालूम है कि अगर दो कॉर्ड में एक डायमीटर हो जाए तो दूसरी कॉर्ड का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कट करता है, दैट सर्कल प्रॉपर्टी। तो अगर दो कॉर्ड कट कर रहा है, उसमें अगर एक कॉर्ड डायमीटर हो जाए तो दूसरे कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कट करता है, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो गया और ये बराबर हो गया। और ये भी लेंथ है कितना? L, तो ये कितना हो गया? L/2 L/2। क्यों? ये आर्क लेंथ भी L, ये भी L। क्यों? डेल्टा बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो यहाँ कैसे लिख सकते हो? 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा इक्वल टू L/2 इंटू L/2, A इंटू बी दैट इक्वल टू C इंटू डी, ऐसे। तो यहाँ कैसे लिखते हैं? 2r डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। अब वही डेल्टा के रिस्पेक्ट डेल्टा स्क्वायर बहुत कम, तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू कितना? L स्क्वायर बाई 8r, दिस वैल्यू। तो ये डेल्टा कितना? दैट इज L स्क्वायर बाई 8r, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अब देखो जरा, ये r कैलकुलेट कर लें तो r निकाल सकते हैं। देखो जरा, ये आर्क लेंथ है
आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। तो ये एल प्लस एल्फा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर प्लस एच। तो वहीं से लिख दें, देखो थीटा आर्क लेंथ एल प्लस एल एल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई आर प्लस एच। और ऐसे ये भी आर्क लेंथ है एल और ये आर है, कितना हो गया, इक्वल टू एल बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, तो एल प्लस एल एल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई एल इक्वल टू क्या, आर प्लस एच बाई आर। तो यहां से कितना, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर, ऐसे लिख सकते हो। तो 1 कैंसिल, तो यहां से कितना, आर इक्वल टू कितना, एच अपॉन एल्फा डेल्टा टी, दिस वाला। तो ये ऐसे बना, तब यहां पुट कर दे रहे। तो डेल्टा कितना है, एल स्क्वायर बाई 8 आर, और आर कितना यहाँ कैलकुलेट कर लिया, कितना, एच अपॉन एल्फा डेल्टा टी, दिस वाला। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज कर याद रख लेंगे, वहां से यूज कर लेंगे। बाकी देखो जरा, ये टेम्परेचर यहाँ कितना बढ़ाया था, ये 0 बढ़ा, इस केस में देखो कैसे था, ये टेम्परेचर यहाँ पे इसका फाइबर का 0 बढ़ाया था, इसका डेल्टा टी बढ़ाया। तो कल को ये 0 20 दे दे, या इसका 10 बढ़ा दे, इसका 30 बढ़ा दे। तो अगर मान लो इसका 10 बढ़ाया तो इसका लेंथ ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा एल से एल प्लस एल एल्फा 10, और ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एल्फा 30। बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो जब 0 बढ़ाया तो एल रहा, 10 बढ़ेगा तो एल प्लस एल्फा 10 हो जाएगा, ये 30 बढ़ेगा तो एल प्लस एल्फा 30 हो जाएगा। शेप ऐसे ही बनेगा, बस वो 0 10 है या 10 30 एक ही बात है, ऐसे ही सब कुछ सॉल्व कर लिया करेंगे। तो देख लो फिर से, बीम दिया हुआ था, टेम्परेचर वेरिएशन आपको इस तरह से दिया है। तो बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग में हर फाइबर आपका अलग लेंथ चेंज होता है, तो वैसे ही आपका हर फाइबर का अलग लेंथ चेंज हो रहा है, तो बेंड हो गया ऐसे। तो बॉटम फाइबर क्या हो गया, एल प्लस एल्फा डेल्टा टी पे, और टॉप फाइबर सेम एल पे, तो ऐसे बेंड हुआ, तो इसमें नीचे की तरफ जा रहा है डिफ्लेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अगर आपको वेरिएशन ऐसे दे तो टॉप फाइबर हो जाएगा एल प्लस एल्फा डेल्टा टी पे, बॉटम फाइबर एल पे रहेगा, तो यहाँ पे अपर डिफ्लेक्शन है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अपवर्ड या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालें, तो ये निकालना पहला केस बनाया ऐसे, तो ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से मिला के सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे ऐसे करके। तो देखो जब चेक करें तो डेल्टा है, ये मान लो रेडियस आर हो गया, डेप्थ एच दिया हुआ है, तो दो कॉर्ड कट करती हैं, तो ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखो जरा, इसमें क्या, ये सेंटर है, तो ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर हो गया, वर्टिकल लाइन जो डायमीटर हो गया, तो ये दूसरा कॉर्ड जो है ए बी, इसको सेंटर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कट करेगा, तो यानी L/2 ऐसे आ गया। तो क्या लिखोगे आप, 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा इक्वल टू L/2 तो ये डेल्टा स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम नेगलेक्ट कर दिया, तो डेल्टा क्या हो गया, L स्क्वायर बाई 8r। यहाँ देखो जरा, ये ये ए बी लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये भी L है, ये भी L, क्यों, डेल्टा बहुत कम है, तो लेंथ लमसम बराबर। तो ये आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू आर प्लस एच, तो वही लिखा हुआ आर्क लेंथ। ऐसे ये भी आर्क लेंथ है, थीटा इक्वल टू एल इंटू आर, दैट थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल इक्वल टू थीटा आर। तो यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, तो आर का वैल्यू इतना आ गया, आर को यहाँ पुट कर दिया, तो ये डेल्टा का फाइनल वैल्यू एल स्क्वायर एल्फा डेल्टा टी बाई 8h। तो टेम्परेचर 0 से 20 बढ़ा है या 10 से 30 बढ़ा है, तो 10 बढ़ेगा तो एल प्लस एल्फा 10 हो जाएगा, नीचे एल प्लस एल्फा 30 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, तो टेम्परेचर 0 से 20 करे या 10 से 40 करे, इसी तरह से सेम सॉल्व कर लिया करें। तो ये इसे टेम्परेचर वेरिएशन बीम में कैसे हो चेक कर लिया, नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं। अभी तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट किया है, सिंगल मेंबर देखा। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम कंपोजिट सेक्शन में देख रहे हैं। जैसे कॉलम है, कॉलम क्या है, कंक्रीट कॉलम है, बीच में स्टील का रिइंफोर्समेंट है, तो वो कंपोजिट सेक्शन है। तो अब कॉलम सब कुछ क्लोज एनवायरनमेंट तो रह ही नहीं रहेगा, कई कॉलम आपका डिजाइनिंग करेंगे सब ओपन एनवायरनमेंट में है, तो वहाँ थर्मल का इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने अभी सिंगल मेंबर देखा था, अब कंपोजिट सेक्शन में देख रहा है। तो हेडिंग दे दो टेम्परेचर वेरिएशन इन कंपोजिट सेक्शन। तो टेम्परेचर वेरिएशन इन कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन में इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है वो सब चेक कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कन्वेंशनल के लिए भी। तो ये जो कंपोजिट सेक्शन दिया है, स्टील कंक्रीट हो गया, ये एल्युमिनियम कॉपर हो गया। तो जैसे मान लो ये कॉपर है और ये स्टील है, तो ये लेंथ इसका एल दिया हुआ है ऐसा। अल्फा जो कॉपर का होता है दैट इज मोर देन अल्फा स्टील। तो स्टील का अल्फा जो अराउंड 12 × 10⁻⁶ है, और जो कॉपर का अल्फा दैट अराउंड 18 × 10⁻⁶ या 20 × 10⁻⁶। कंपोजिट सेक्शन है, तब इसका मान लो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ बढ़ता है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो देखो जरा लेंथ बढ़ेगा, तो मान लो ये स्टील ना होता, केवल कॉपर होता, तो कॉपर का लेंथ इतना बढ़ जाता। तो ये कितना है, एल अल्फा डेल्टा टी। सो एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी। मान लो स्टील होता ही ना, केवल कॉपर होता, तो इतना लेंथ बढ़ जाता है, एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी। दोनों तरफ इंक्रीज करता, बट साइज समझने के लिए इतना लेंथ बढ़ जाता। और वहीं केवल स्टील होता तो स्टील का लेंथ इतना बढ़ जाता है, एल अल्फा एस डेल्टा टी। तो ये एल अल्फा एस डेल्टा टी। तो स्टील का अल्फा कम है, कॉपर का ज्यादा है, तो स्टील में कम इंक्रीज होता है, कॉपर में ज्यादा इंक्रीज होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस केस में कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट मतलब इनिशियल फाइनल सब सेम रहेगा, कोई रिलेटिव मूवमेंट तो होता नहीं। तो इसलिए क्या होगा, फाइनल को सेम करने के लिए तो ये कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा और ये इसका लेंथ कुछ कम करेगा, और स्टील में टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, ये इसका लेंथ कुछ बढ़ाएगा। तो बीच में यहाँ कहीं फाइनल लेंथ ऐसे आएगा इस तरह से। तो ये जो है दैट इज फाइनल लेंथ। क्यों, अगर ये फोर्स डेवलप नहीं हुआ तो ये कॉपर तो यहाँ चला गया, स्टील ऐसे हो सकता नहीं हो सकता, क्यों, कंपोजिट सेक्शन है। कंपोजिट मतलब इनिशियल फाइनल सब सेम है, कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, इसलिए कॉपर के अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, वो इसका लेंथ कुछ कम करेगा। स्टील में टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, वो कुछ लेंथ बढ़ाएगा, तब जाके फाइनल लेंथ यहाँ पे बैलेंस होगा। तो कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स आया, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्टील में टेंसाइल फोर्स आया, टेंसाइल स्ट्रेस, ऐसे बना। तो ये लेंथ कम किया, इतना लेंथ क्या है कॉपर ने कम किया, तो इतना लेंथ कॉपर ने यहाँ पे कम किया, तो ये निकाल सकते हैं। तो कॉपर ने लेंथ कम किया तो कितना, एक ही फॉर्मूला है PL/A, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉपर ने क्या कि इतना लेंथ कम किया PL/A से, तो ये कितना है σ/E/L। तो ये किसका है, कॉपर का। और स्टील ने इतना लेंथ बढ़ाया, तो ये लेंथ बढ़ाया कुछ σ/E/L, तो σ/E/L, तो ये स्टील का, σ/E/L, तो ये स्टील का, ऐसे। तो यानी कॉपर में इस केस में कैसा आ रहा है, कॉपर में यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और स्टील में यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है। तो स्टील में इस केस में आपका टेंसाइल स्ट्रेस है। तो ये पहला केस है जब टेम्परेचर बढ़ाया था। सेम देखो जरा, अगर यहीं पे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, इसी केस में हम अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो यही मेंबर है सेम ऐसे दिया हुआ,
कंपोजिट सेक्शन था, तो ये कॉपर, ये स्टील, तो मान लो यहीं पे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो वही सेम अगर केवल कॉपर होता तो इतना डिक्रीज कर जाता, कितना, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी, इतना डिक्रीज कर जाता। वहीं केवल स्टील होता तो इतना डिक्रीज करता, कम डिक्रीज करता, कितना, ये एल अल्फा एस डेल्टा टी, इस तरह से। अब लेकिन क्या है, कंपोजिट सेक्शन अलग अलग तो है नहीं, तो फाइनल लेंथ सेम रहेगा। फाइनल लेंथ सेम करने के लिए कॉपर क्या है, कॉपर में टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, ये कुछ लेंथ बढ़ाएगा, टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, ये कुछ लेंथ बढ़ाएगा, और स्टील में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, ये कुछ लेंथ कम करेगा, तो यहाँ पे जाके ऐसे फाइनल लेंथ आएगा, तो यहाँ पर ऐसे फाइनल लेंथ बनेगा। तो कॉपर में अगर मान लो केवल कॉपर होता तो इतना लेंथ कम कर देता, एल अल्फा डेल्टा डी से इतना 5 mm, जस्ट एग्जाम्पल। स्टील कम लेंथ डिक्रीज करता, अब फाइनल लेंथ तो बराबर ही रखना है, इसलिए कॉपर में इस केस में टेंसाइल फोर्स और स्टील में कंप्रेसिव फोर्स आएगा, तो टेंसाइल फोर्स से लेंथ बढ़ाए, स्टील कंप्रेसिव से कम करे, तब जाके यहाँ फाइनल लेंथ ऐसे बनेगा। यानी इस केस में यहाँ पर कॉपर में टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पे कॉपर में टेंसाइल स्ट्रेस, और स्टील में यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो पहले केस में कॉपर में कंप्रेसिव था, इस बार कॉपर में टेंसाइल है, पहले केस में स्टील में टेंसाइल था, यहाँ कंप्रेसिव है। तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, वो डिपेंड करेगा अल्फा के ऊपर, और डिपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया उस पर। तो अब देखो जरा, अब इसका कैलकुलेशन करना है हमको, ये कॉपर पे स्ट्रेस और स्टील पे स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो देखो जरा, एक चीज तो क्या है, फाइनल लेंथ दोनों में सेम है, तो कैसे लिख सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा, कॉपर में क्या हुआ है, एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा है, और ये पी एल अपॉन ई से कम हुआ है, तो कैसे लिखोगे, एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी, इससे बढ़ा और प्लस इससे कम हुआ, पी एल अपॉन ई से, सो माइनस सिग्मा कॉपर डिवाइड बाई ई कॉपर इंटू लेंथ एल इक्वल टू, ऐसे स्टील का फाइनल लेंथ, स्टील में एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा और प्लस इससे प्लस पी एल अपॉन इससे बढ़ा, तो कैसे लिखेंगे, एल अल्फा एस डेल्टा टी, और प्लस इससे इंक्रीज किया तो प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल दिस वैल्यू, ऐसे लिखा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा, सिग्मा सी अपॉन ई सी प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इक्वल टू अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी वैल्यू। इसको सॉल्व करना, जो सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये डेल्टा टी जो है दैट इज अ मॉड वैल्यू, मॉड मतलब इनिशियल टेम्परेचर आपका 5 था, फाइनल आपने 10 कर दिया, तो डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5, उसका मॉड 5, दिस वैल्यू ऐसे। एक इक्वेशन हमको और बनाना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा इक्विलिब्रियम से। देखो जरा, अगर कॉपर पर 10 किलोटन का कंप्रेसिव फोर्स आया तो 10 का ही टेंसाइल फोर्स स्टील पे आना पड़ेगा, क्यों, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। ये 10 हो जाए, ये 7 हो जाए, तो 3 कहाँ जाएगा, बैलेंस ही नहीं होगा। तो कॉपर पे अगर आपका 10 किलोटन कंप्रेसिव फोर्स आया तो स्टील पे 10 का ही टेंसाइल फोर्स आना पड़ेगा, तभी बैलेंस बनेगा। तो दूसरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम से, तो बाई इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर दैट इक्वल टू सिग्मा स्टील एरिया स्टील, सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगा, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे इस केस में टेम्परेचर बढ़ाया था, सेम ऐसे ही हम अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया था, सेम ऐसे इसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ चेक करें तो देखो जरा, एल अल्फा डेल्टा टी से कम हुआ है, तो एल अल्फा कॉपर माइनस डेल्टा टी, क्यों कम हुआ है, प्लस कॉपर में टेंसाइल फोर्स ये बढ़ाएगा तो प्लस प्लस पी एल अपॉन ई, सो प्लस सिग्मा कॉपर डिवाइड बाई ई कॉपर इंटू लेंथ एल इक्वल टू, स्टील में देखो जरा, एल डेल्टा टी से कम हुआ है तो एल अल्फा एस माइनस डेल्टा टी कम हुआ है, और प्लस, और सिग्मा एस जो इससे भी कम ही हो रहा है, तो माइनस सिग्मा एस बाई ई एस इंटू एल दिस वाला। तो जब सॉल्व करोगे तो ये वही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, सॉल्व करके देखना आप, तो यही सेम इक्वेशन बन जाएगा, सिग्मा सी बाई ई सी प्लस सिग्मा एस बाई ई एस इक्वल टू अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी वैल्यू इंटू डेल्टा टी। तो यही वही क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो डेल्टा टी जो है दैट इज अ मॉड वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर 10 था, फाइनल टेम्परेचर आपने 4 कर दिया, तो डेल्टा टी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 10 माइनस 6, उसका मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर चेक करना, यही बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम से, कॉपर पर अगर आपका 10 किलोन्यूटन टेंसाइल फोर्स आया तो स्टील पे 10 का ही कंप्रेसिव फोर्स आएगा, तभी बैलेंस होगा। तो दूसरा इक्वेशन सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर दैट इक्वल टू सिग्मा स्टील एरिया स्टील, सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दो अननोन, मतलब क्या है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओ या कम करो, दोनों केस में आपका सेम ही इक्वेशन बन रही है। तो इन दो इक्वेशन को यूज करके हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, नेचर दोनों में अलग अलग है, एक में टेंसाइल है कॉपर में, कंप्रेसिव है, तो वो टेम्परेचर बढ़ा या कम वो क्वेश्चन में दिया होगा,
तो बढ़े या कम जो भी हो, दोनों में इक्वेशन सेम ही है, तो इनसे निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, और बाद में नेचर जोड़ के फाइनल स्ट्रेस निकल जाएगा कैसे किया, इस तरह से आगे। तो ये दैट टेम्परेचर वेरिएशन कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन मतलब कोई इनिशियल फाइनल, दैट कोई बीच में आपस में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, दैट हम बोल सकते हैं कि एंड्स पे टाइटली सिक्योर्ड है, दैट इज टाइटली सिक्योर्ड, तो टाइटली सिक्योर्ड एट एंड्स। तो इसका मतलब है कि दैट कंपोजिट सेक्शन है, कोई आपस में रिलेटिव मूवमेंट नहीं है। देख लो फिर से एक बार, कंपोजिट सेक्शन है, कॉलम है, कंपोजिट सेक्शन कंक्रीट होता है, बीच में स्टील का रेनफोर्समेंट है। अब वो कॉलम हर कोई क्लोज एनवायरनमेंट तो नहीं रहता, ओपन एनवायरनमेंट में कॉलम आएगा तो वहाँ थर्मल का इफेक्ट है, अब स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा वो हम चेक करेंगे, तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो कंक्रीट स्टील हो या कॉपर स्टील हो या एल्यूमिनियम कॉपर हो, कुछ भी, तो बस उसकी स्टडी कर रहे हैं जनरल कंडीशन। तो टेम्परेचर बढ़ाएं, कंपोजिट सेक्शन मतलब इनिशियल फाइनल सब सेम है, कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, टाइटली सिक्योर एट द एंड्स मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान लो केवल कॉपर होता है, अल्फा कॉपर का ज्यादा होता है कंपेयर टू स्टील, ये 18 10⁻⁶, ये 12 10⁻⁶, ये दिया होगा क्वेश्चन में। तो मान लो केवल ये स्टील ना होता, केवल कॉपर होता, इतना बढ़ जाता एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी से, और वहीं पे केवल स्टील होता इतना बढ़ता, कम बढ़ता, क्यों, अल्फा कम है इसका। अब लेकिन ऐसे शेप तो रह नहीं पाएगा, बिकॉज फाइनल लेंथ सेम रखना है, तो क्या होगा, कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा 10 किलोटन का, वो कुछ लेंथ कम करेगा, और 10 का टेंसाइल स्टील में आएगा, कुछ लेंथ बढ़ाएगा, तो फाइनल लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ से मतलब कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्टील में टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये निकाल सकते हैं, देखो जरा, एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा और ये पी एल अपॉन ई से कम हुआ, माइनस सिग्मा अपॉन इंटू एल, वही लिखा हुआ है। सेम ये वाला स्टील का एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा और ये भी बढ़ रहा है, प्लस पी एल अपॉन ई, तो प्लस सिग्मा एस अपॉन प्लस सिग्मा अपॉन इंटू एल। इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपका ऐसे बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम से, अगर कॉपर पे 10 किलोटन कंप्रेसिव आया तो 10 का ही टेंसाइल स्टील पे आना पड़ेगा, ये 10 ये 11 तो नहीं हो सकता। दूसरा इक्वेशन सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर, सिग्मा स्टील एरिया स्टील। पहला केस सेम, इस केस में यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो मान लो वही सेम, मान लो केवल कॉपर होता है स्टील ना होता, तो कॉपर ज्यादा डिक्रीज करता है एल अल्फा डेल्टा टी से, और वहीं पे स्टील कम डिक्रीज करता, तो फाइनल लेंथ तो सेम है नहीं, इसलिए कॉपर को टेंसाइल फोर्स डेवलप हुआ वो कुछ बढ़ाए, स्टील कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कुछ कम करे, तो यहाँ पे फाइनल लेंथ आपका ऐसे बनेगा। तो वही निकालना, देखो जरा, एल अल्फा डेल्टा टी से कम हुआ, अल्फा माइनस डेल्टा टी कम हो रहा है, और इससे बढ़ेगा तो प्लस सिग्मा अपॉन इंटू एल। सेम ऐसे स्टील में एल अल्फा डेल्टा टी से कम हुआ माइनस डेल्टा टी, और ये भी कम कर रहा है, कंप्रेसिव आ रहा है, तो माइनस सिग्मा अपॉन इंटू एल। तो सॉल्व करोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा सेम। डेल्टा टी मॉड वैल्यू मतलब इनिशियल टेम्परेचर 10 था, फाइनल आपने 4 कर दिया, तो डेल्टा टी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 10 माइनस 6, उसका मैग्नीट्यूड 6 वैल्यू, यहाँ 6 रख देंगे, चेक करना सॉल्व करके। दूसरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम से, अगर कॉपर पे 10 का टेंसाइल फोर्स तो स्टील पे 10 का ही कंप्रेसिव, सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर इक्वल टू सिग्मा स्टील एरिया स्टील, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों केस में इक्वेशन सेम है बट नेचर अलग अलग है, तो दोनों के कुछ भी बड़े टेम्परेचर बढ़ाए या कम करे इक्वेशन यही बनेंगी, ऐसे बना लेंगे कैसे बना रहे हैं। उसके बाद ये जाएगा, इससे निकल जाएगा इक्वेशन से मैग्नीट्यूड और नेचर का मल्टीप्लाई ऐड करके टेंसाइल या कंप्रेसिव फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कंपोजिट सेक्शन मीन दैट टाइटली सिक्योर्ड एट द एंड, मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं, इस तरह से सॉल्व कर लिया, नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं, ये जहाँ हेडिंग दिया था इस पे 2.7 लिख देना, जहाँ हेडिंग दिया 2.7 लिख देना, मतलब जो बोला है वो 2.7 में लिखा है, तो जो पीडीएफ मिलेगा आपको उसमें 2.7 में जो थ्योरी है इसको पढ़ लिया साथ। जो जो बोर्ड पे ऊपर होता है सब कुछ नोट करना है कॉपी पे, कोई वीडियो मूवी नहीं चल रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने, सब कुछ करना है पहले पूरा सीखने के बाद, जैसे क्लास में करते हैं। देखना जरा एक मिनट, ये कॉपर था, स्टील था, कंपोजिट सेक्शन था, एल लेंथ दिया था ऐसे, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेंथ बढ़ता है, तो मान लो केवल कॉपर होता, तो केवल कॉपर होता इतना लेंथ बढ़ जाता, ये कितना है एल अल्फा डेल्टा टी, से एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी, और केवल स्टील होता तो केवल स्टील होता इतना लेंथ बढ़ जाता, एल अल्फा एस डेल्टा टी। बट कंपोजिट सेक्शन था तो क्या हुआ, कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स आया, उसने कुछ कम किया, स्टील में टेंसाइल फोर्स उसने कुछ बढ़ाया, तो यहाँ पे जाके फाइनल लेंथ बैलेंस हुआ था, ऐसे आया था, तो बिल्कुल सही है, कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स आया उसने कम किया, स्टील में टेंसाइल आया उसने बढ़ाया, और तब जाके फाइनल लेंथ बैलेंस हुआ। तो ये आपका कंपोजिट सेक्शन था। अब लेकिन मान लो यही इसी में दोनों साइड पर सपोर्ट लगा दें, फिक्स सपोर्ट, अनयील्डिंग वॉल, ऐसे इस तरह से, यही केस में, तो ये कंपोजिट सेक्शन है बिटवीन अनयील्डिंग वॉल। तो ऐसे दिया क्वेश्चन में, दैट कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन बिटवीन अनयील्डिंग वॉल, यील्डिंग नहीं कर रहा है, तो ये एक फिक्स सपोर्ट की तरह से है बिल्कुल, बिटवीन अनयील्डिंग वॉल। तो अब देखो जरा, वही सेम अगर स्टील ना होता तो कॉपर इतना बढ़ता, स्टील थोड़ा कम बढ़ता, लेकिन अब यहाँ सपोर्ट है, तो ये मान लो 5 mm है, ये मान लो 3 mm है, जस्ट एग्जांपल, तो अगर सपोर्ट ना होते तो ये 5 mm बढ़ता, ये 3 बढ़ता, लेकिन अब तो कोई भी नहीं बढ़ पाएगा। पहले क्या, जब ये अनयील्डिंग वॉल नहीं था तो यहाँ पे जाकर कहीं बैलेंस हो रहा था, लेकिन अब तो दोनों ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो होगा क्या, सपोर्ट ये कॉपर में यहाँ भी कंप्रेसिव आएगा, यहाँ भी कंप्रेसिव, तो ये भी कम करेगा इसको, यहाँ भी कम होगा, तो यहाँ मान लो P1 फोर्स जो ही फोर्स बना, तो ये आपका सिग्मा कॉपर कंप्रेसिव, ये सिग्मा स्टील। देख लो, अगर ये कॉपर, ये आपका फिक्स सपोर्ट ना होता तो कॉपर का लेंथ 5 mm बढ़ता, नहीं बढ़ेगा तो है नहीं, यानी कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स आएगा वो कम करेगा, ऐसे स्टील का 3 mm बढ़ता, ये भी नहीं बढ़ रहा था, इसमें स्टील में कंप्रेसिव आएगा, ये कम करेगा, तो यहाँ दोनों में, इस बार दोनों में कंप्रेसिव फोर्स है, दैट बोथ कंप्रेसिव स्ट्रेस, सो बोथ हैव दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस। पिछले केस में क्या था, कॉपर में कंप्रेसिव था, स्टील में टेंसाइल था, जब ये अनयील्डिंग वॉल नहीं था, खाली टाइटली सिक्योर था एंड पे, लेकिन अब यहाँ सपोर्ट दे दिया, अनयील्डिंग वॉल दे दिया, तो इसलिए दोनों में कंप्रेसिव है, और निकाल सकते हैं, देखो जरा इसमें निकालो, एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ा और इससे कम हुआ, सिग्मा अपॉन इंटू एल, तो माइनस सिग्मा कॉपर डिवाइड बाई ई कॉपर इंटू लेंथ 0, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ सिग्मा कॉपर आ जाएगा। ऐसे स्टील में देखो जरा, एल अल्फा एस डेल्टा टी से बढ़ा और प्लस माइनस सिग्मा एस ई एस इंटू एल इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों कॉपर और स्टील दोनों में इस बार कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो ऐसे कैलकुलेट कर दें। देख लो फिर से, तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉपर्ली कंपोजिट सेक्शन लिखा है तो ध्यान रखना है, जब लिखा है टाइटली सिक्योर एट द एंड्स तो वो आपका सिंपल पिछला केस है, जब ऐसे लिखा है दैट कंपोजिट सेक्शन बिटवीन अनयील्डिंग वॉल तो ये वाला केस है। तो हर बार कंप्रेसिव नहीं ले लिया, चेक करना है लैंग्वेज में कैसा प्रॉपर लिखा हुआ है। तो देखो जरा, पहले जब अनयील्डिंग वॉल नहीं था यहाँ पे तो ये ज्यादा बढ़ रहा था, ये कम बढ़ा था, यहाँ जाके बैलेंस हुआ था फाइनल लेंथ, तो कॉपर में कंप्रेसिव आया था, स्टील में टेंसाइल, तो वहाँ सॉल्व कर दिया पिछला केस। लेकिन अब ये अनयील्डिंग वॉल है, तो मान लो ये वॉल ना होता तो कॉपर 5 mm बढ़ता, स्टील 3 बढ़ता, लेकिन दोनों में कोई नहीं बढ़ रहा, तो क्या हुआ, कॉपर में कंप्रेसिव आया, उसने 5 कम किया,
स्टील में कंप्रेसिव है, उसने 3 mm कम किया तब जाके यहाँ बैलेंस है। तो यानी इस केस में दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कैसे निकलेगा? एल डेल्टा टी से बढ़ा और ये पी एल अपॉन से कम हो गया। ऐसे ये एल डेल्टा टी से बढ़ा और ये पी एल अपॉन से कम हो गया। तो ये दो इक्वेशन दोनों से हम अलग अलग कॉपर स्टील में कितना स्ट्रेस आया निकाल लेंगे। तो कंपोजिट सेक्शन बिटवीन अनयील्डिंग वॉल है तो ये केस बन जाएगा। कंपोजिट सेक्शन दिया है एट टाइटली सिक्योर एट द एंड्स, मतलब वो आपका दैट पिछला केस, उसमें एक में टेंसाइल एक में कंप्रेसिव, और कौन सा स्ट्रेस है वो डिपेंड करेगा अल्फा पे और कितना टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया उसके ऊपर। तो दोनों केस लैंग्वेज क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है क्या लिखा है, तब सॉल्व किया वहां से। तो नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं इसको। So next heading दो नट एंड बोल्ट असेंबली। नट एंड बोल्ट असेंबली का यूज होता है थर्मल स्ट्रेस में। तो जो नट एंड बोल्ट असेंबली दैट फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका कॉपर का ट्यूब है, जस्ट समझने के लिए। तो कॉपर का एक हॉलो ट्यूब है, इसके अंदर स्टील का रॉड, ये स्टील का रॉड है, इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये एक स्टील का रॉड है, इस पे थ्रेड्स कटा हुआ है, रॉड बोल दो या बोल्ट बोल दो। तो कॉपर का ट्यूब है, इसके अंदर स्टील का रॉड इंसर्ट कर दिया और ये नट बोल्ट असेंबली बनाया। तो ये आपका नट से टाइट करके यहाँ तक लेके आया और एक पूरा एक टाइट फिटेड असेंबली बना दी, मतलब बिल्कुल मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। तो ये जो कॉपर का ट्यूब है ये हॉलो सेक्शन है और अंदर ये स्टील का रॉड, ये सॉलिड हॉलो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड है कंडीशन कैसा दी है। तो ये पहले हम यहाँ पे नट रोटेट करके लेके आए और एक पूरा टाइट असेंबली डेवलप कर दिया। तो ये बाहर कॉपर का ट्यूब, अंदर स्टील का रॉड, ऊपर ये नट बोल्ट असेंबली पूरा बना दिया। अंदर बोल्ट हो सकता है स्टील का या रॉड हो सकता है, इस पर थ्रेडिंग है, और जो बोल्ट है नट है आपका उस पर इंटरनल थ्रेडिंग है, तभी उस पर रोटेट कर रहा है। तो अभी एक कंपोजिट सेक्शन एक बन गया, बिकॉज टाइट फिटेड असेंबली जब रोटेट करके लेके आया बिल्कुल एक टाइट फिटेड असेंबली बना दिया, मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं है मूव करने के लिए। तो बिल्कुल एक कंपोजिट सेक्शन की तरह से हो गया। तो जब ये टाइट फिटेड असेंबली बन चुका है, उसके बाद हम जब नट को रोटेट करते हैं तो नट के रोटेशन से ट्यूब कंप्रेस होता है, ट्यूब पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, और अंदर जो रॉड या बोल्ट है उस पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है।
तो जब नट रोटेट करते हैं तो ट्यूब पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और रॉड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये पहला केस। अब उसके बाद बोलता है कि इस कंपोजिट सेक्शन का टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो उससे कंपोजिट सेक्शन है, पिछला केस देखा था, तो उससे थर्मल स्ट्रेस भी आता है, तो वो दूसरा केस। तो नट रोटेशन से स्ट्रेस आया वो अलग पार्ट है केस 1, और थर्मल का इफेक्ट वो अलग पार्ट है केस 2। तो जब दोनों को मिला के अलजेब्रिक सम करते हैं तो वो फाइनल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है आपका कन्वेंशनल में, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम पहले, तो ऑब्जेक्टिव में कल को पूछ सकता है, तो इसको हमको ध्यान रखना है दैट कल को इसका केस बन सकता है। तो अब पहले तो ये देख रहे हैं कि थर्मल का इफेक्ट हमको पता है। अब पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि नट रोटेशन से ट्यूब पर कंप्रेसिव और रॉड पर टेंसाइल स्ट्रेस कैसे आ रहा है, वो चेक कर रहे हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, ये अंदर आपका स्टील का रॉड है, और यहाँ पे नट है, नट को टाइट करके लेके आए हो आप, ये पूरा एक टाइट फिटेड असेंबली बना दी। अब जब नट रोटेट कर रहे हैं, टाइट असेंबली बन चुका है, मतलब ये कंपोजिट सेक्शन हो गया। उसके बाद जब नट रोटेट करते हो फर्दर, तो नट रोटेशन से ट्यूब पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और अंदर रॉड पर टेंसाइल स्ट्रेस आता है। वो कैसे आ रहा है उसको देख रहे हैं, तो उसको समझ। अब ये जो कॉपर का ट्यूब है और ये स्टील का रॉड, दोनों डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, बट जरा समझने के लिए 2 मिनट के लिए मान ले रहे हैं कि अंदर जो स्टील का रॉड है ये रिजिड है, 2 मिनट के लिए समझने के लिए। अब देखो जरा, यहाँ पे नट है, नट को जब आप रोटेट करोगे, हमें मालूम नट बोल्ट आपको दिया, जैसे मान लो बोल्ट है, नट है, तो नट को अगर आप रोटेट करते हो तो नट के एक रोटेशन से जितना वो एक्सियल मूव करता है, दैट इज कॉल्ड द पिच। मान लो पिच 2 mm है, तो यानी नट के एक रोटेशन पे 360 डिग्री रोटेशन पर 2 mm मूव कर जाएगा, ये पिच मान लो दिया होता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, 2 मिनट के लिए मान ले रहे हैं कि ये अंदर जो स्टील का रॉड है ये आपका रिजिड बॉडी है 2 मिनट के लिए, और ये ट्यूब जो है डिफॉर्मेबल है। अब विजुलाइज करो, नट यहाँ पे है, अब नट को आप रोटेट कर रहे हो, तो जब नट रोटेट होगा वो तो या आपने टाइट असेंबली बना ही चुके हो, यानी बिल्कुल स्पेस तो है नहीं मूव करने का, लेकिन आप बोल रहे हो कि टाइट असेंबली बनने के बाद नट को रोटेट कर रहे हो, तो जब नट को रोटेट करोगे वो तो एक्सियल मूव करेगा। अब लेकिन अंदर जो रॉड है वो आप बोल रहे हो रिजिड है, तो वो एक्सपेंड तो हो नहीं सकता। इसका मतलब नट रोटेशन से 100% ट्यूब कंप्रेस करेगा, तभी तो नट मूव किया होगा। तो या तो आप बोलो ही ना नट रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नट को रोटेशन दिया, तो नट के रोटेशन से नट तो आपका 100% मूव करेगा। अब अंदर जो रॉड है वो आप कह रहे हो रिजिड है, तो वो एक्सपेंड हो नहीं सकता। इसका मतलब 100% ट्यूब कंप्रेस होगा तभी नट मूव किया होगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल ट्यूब आपका ये कंप्रेस हुआ 2 mm, जस्ट समझने के लिए, तो 2 mm ट्यूब कंप्रेस हुआ, तो 2 mm मतलब क्या, PL/A, तो ट्यूब पर आपका 10 किलोन्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स आ गया, जस्ट एग्जांपल। क्यों, आपका अगर ट्यूब 2 mm कंप्रेस हुआ तो उस पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आ गया। तो या तो आप बोलो ना नट रोटेट करो, लेकिन आप क्या कह रहे हो, नट रोटेट कर रहे हैं। आपने पहले बोला कि एक टाइट असेंबली बन चुका है, तो उसका मतलब कंपोजिट सेक्शन हो गया, बिल्कुल स्पेस नहीं है मूव करने का, लेकिन उसके बाद बोल रहे हो कि फर्दर रोटेट किया, तो जब फर्दर रोटेट करोगे तो नट जब रोटेट करेगा, अंदर आप कह रहे हो रॉड रिजिड है, तो रॉड तो मूव कर नहीं सकता, एक्सपेंड हो नहीं सकता, यानी 100% ट्यूब कंप्रेस होगा। तो ट्यूब कंप्रेस होगा तो इसका मतलब ट्यूब पर मान लो ट्यूब 2 mm कंप्रेस हुआ, तो ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स आ गया। सेम ऐसे देखो जरा, 2 मिनट के लिए मान ले रहे हैं कि अब ये ट्यूब जो है रिजिड है, ट्यूब रिजिड है, और ये अंदर जो रॉड है ये डिफॉर्मेबल है, जस्ट समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो, विजुलाइज करो, यहाँ नट है, तो जब आप नट रोटेट करते हो तो नट तो रोटेट एक्सियल मूव करेगा। अब ये ट्यूब आप रिजिड कह रहे हो, तो नट रोटेट कैसे कर रहा है, इसका मतलब 100% अंदर जो रॉड है वो एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा, तो इसलिए नट आपका रोटेट किया होगा। और अगर अंदर रॉड आपका एक्सपेंड हो रहा है, यानी रॉड पर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो रॉड पर 10 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स आएगा, उससे वो एक्सपेंड करेगा। चाहे पिछले केस से चेक कर लो, जब पिछले केस में ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आया था, तो 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंसिंग कैसे होगा। तो 10 के कंप्रेसिव से अगर ट्यूब कंप्रेस हो रहा है, तो 10 के टेंसाइल फोर्स से रॉड एक्सपेंड होगा, तभी आपका दैट वो एक्सपेंड, तभी उसमें रॉड पे टेंसाइल फोर्स बना होगा। तो हो क्या रहा है, सब कुछ साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहा है। हो क्या रहा है, नट रोटेशन से ट्यूब कंप्रेस हो रहा है, ट्यूब के कंप्रेशन की वजह से ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आया, तो जब 10 का कंप्रेसिव फोर्स ट्यूब पे आया तो 10 का टेंसाइल रॉड पे आना ही पड़ेगा, तो उस 10 के टेंसाइल से रॉड एक्सपेंड हो रहा है। तो सब कुछ एक साथ चल रहा है, आप डी थीटा रोटेट कर रहे हो तो dx1 ट्यूब कंप्रेस हो रहा है और dx2 आपका रॉड एक्सपेंड कर रहा है, तो यानी नट रोटेशन से ट्यूब पर कंप्रेशन और रॉड पे एक्सपेंशन आ रहा है। तो वही देख रहे हैं। तो जैसे मान लो ये आपका ट्यूब है, यहाँ पे असेंबली ऐसे दिया हुआ है, तो ये मान लो आपका देख कॉपर का मान लो ट्यूब दिया, हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब था, इसके अंदर आपका दैट स्टील का रॉड ये पास कर दिया ऐसे, तो ये रॉड है या फिर आपका बोल्ट है, और ये जो है ट्यूब है।
तो यहाँ पे वॉशर्स अटैच किया, उसके नट बोल्ट असेंबली प्रॉपर बना दिया, तो ऐसे नट बोल्ट असेंबली डेवलप किया ऐसे। तो अब ये क्या, आपने एक टाइट फिटेड असेंबली डेवलप कर दिया, मतलब नट को रोटेट करके लाए, तो नट को पहले रोटेट करके लेके आए और एक टाइट असेंबली बना दी, ब्लू कंपोजिट सेक्शन हो गया। तो ये जो टाइट फिटेड असेंबली बनाया, सो दैट इज अ टाइट फिटेड असेंबली, ये एक बार आपने डेवलप कर दिया, सो दैट इज मीन दैट इज कंपोजिट सेक्शन। तो बिल्कुल कंपोजिट सेक्शन की तरह से हो गया, जैसे कॉलम होता है, कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं, इनिशियल फाइनल सब सेम। तो अब जब टाइट असेंबली बन चुका है, कंपोजिट सेक्शन बन गया, इसके बाद आप फर्दर जब नट को रोटेट करते हो, तो जब नट को इसके बाद आपने नट को रोटेट किया, नट रोटेशन, तो उससे आपका जो ट्यूब है, ट्यूब पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ट्यूब पर अभी कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जो रॉड है या बोल्ट है उस पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये केवल नट रोटेशन से आ रहा है, अभी थर्मल का कोई इफेक्ट नहीं है, ये नट रोटेशन स्ट्रेस आ रहा है जो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वही देख रहे हैं, देखो जरा, तो ये ऐसे असेंबली दिया था। अब देखो जरा, 2 मिनट समझने के लिए खाली यूज कर रहे हैं। तो ये बाहर आपका क्या है, दैट इज अ ट्यूब है, हॉलो सेक्शन है, ट्यूब है, इसके अंदर रॉड पास किया है। तो ये सॉलिड रॉड ले लो या फिर हॉलो रॉड है, रॉड या बोल्ट। अब देखो जरा, 2 मिनट समझने के लिए ले रहे हैं कि ये जो रॉड बोल्ट है ये आपका रिजिड है। तो जब नट रोटेट किया, तो जब नट रोटेट करोगे, तो मान लो 2 मिनट के लिए अंदर जो रॉड है वो रिजिड है, तो नट आप टाइट असेंबली बना ही चुके हो, बिल्कुल स्पेस तो है नहीं मूव करने का, तो यहाँ नट विजुलाइज करो। जब नट को रोटेट किया तो आप बोलो ही ना नट रोटेट किया, तो अगर आपने नट रोटेट किया तो नट तो एक्सियल मूव करेगा, इसका मतलब 100% ट्यूब कंप्रेस होगा तभी नट मूव किया होगा। तो मान लो ट्यूब कंप्रेस हुआ इतना, तो ट्यूब कंप्रेस हुआ, तो ट्यूब पर कंप्रेसिव फोर्स आया इस तरह से, सिग्मा ट्यूब कंप्रेसिव फोर्स आया 10 किलोन्यूटन का। तो जब 10 का कंप्रेसिव फोर्स ट्यूब पे आया, तो 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पे आएगा, तो उससे ये एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आया रॉड के ऊपर, तो उससे एक्सपेंड करेगा। ऐसे भी देख लो, 2 मिनट के लिए मान ले रहे हैं कि ट्यूब रिजिड है, अंदर रॉड आपका डिफॉर्मेबल है, तो यहाँ नट है, जब नट को आप रोटेट करते हो, तो मान लिया ट्यूब आपका रिजिड है और रॉड डिफॉर्मेबल, तो अब या तो नट रोटेट ना हो, लेकिन आप कह रहे हो नट को रोटेट किया, तो इसका मतलब 100% अंदर रॉड आपका जो है एक्सपेंड करेगा, तभी उस पर नट रोटेट किया होगा। तो हो क्या रहा है एक्चुअल, नट के रोटेशन से ट्यूब कंप्रेस हो रहा है, ट्यूब के कंप्रेशन की वजह से ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पे आ रहा है, उससे वो एक्सपेंड कर रहा है। तो नट रोटेशन से ट्यूब कंप्रेस हुआ, उस पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स, उस 10 की वजह से 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पर, उस 10 से वो एक्सपेंड हुआ, इसलिए नट रोटेशन से ट्यूब पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और रॉड पर टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। तो ट्यूब पर जो है वो दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस और रॉड पर टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब देखो जरा इसका वैल्यू कैलकुलेट करें। तो देखो जरा, पहले केस में क्या लिया आपने, देखो विजुलाइज करो। जो पहले केस में आपने बोला कि रॉड रिजिड है, तो मान लो नट रोटेट किया तो ट्यूब कंप्रेस हुआ 2 mm, यानी नट कितना मूव किया होगा 2 mm। दूसरे केस में लिया कि ट्यूब रिजिड है, रॉड एक्सपेंड कर रहा है, तो मान लो रॉड एक्सपेंड किया 3 mm, तो नट मूव कितना किया होगा 3 mm, यानी टोटल नट मूवमेंट कितना है 5 mm। तो वो अलग अलग करके सॉल्व किया, तो वो यूज कर ले रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन इन ट्यूब, so that contraction in tube plus that is extension in rod, so plus that extension in rod। तो ट्यूब पहले केस में जब रॉड रिजिड था तो ट्यूब कंप्रेस हुआ 2 mm, तो नट कितना मूव किया होगा 2 mm। दूसरे केस में जब ट्यूब रिजिड लिया, रॉड एक्सपेंड किया मान लो 3 mm, तो नट कितना मूव किया 3 mm। तो दोनों केस मिला दो, तो टोटल नट का मूवमेंट कितना है 5 mm, वही लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन ट्यूब प्लस एक्सटेंशन इन रॉड, दैट इक्वल टू नट मूवमेंट। तो दिस इक्वल टू दैट नट मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन ट्यूब में कैसे निकलेगा, 2 mm PL अपॉन I, सिग्मा अपॉन E इंटू L। तो सिग्मा ट्यूब, सिग्मा अपॉन E, E ऑफ द ट्यूब इंटू लेंथ, सिग्मा अपॉन E इंटू L, लेंथ ऑफ द ट्यूब, प्लस ये -2 mm था तो मॉड 2 हो गया। एक्सटेंशन इन द रॉड, PL अपॉन I, सिग्मा रॉड डिवाइड बाई E ऑफ रॉड इंटू लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू नट मूवमेंट। अब नट में क्या है, एक रोटेशन में कितना मूव करता है, पिच के बराबर। मान लो n नंबर रोटेशन दिए हैं तो n इंटू पी, तो ये p क्या है, पिच, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टू नट। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब 2 अननोन है, सिग्मा रॉड सिग्मा ट्यूब, एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से बनेगा, बोलो कहां से बनेगा, इक्विलिब्रियम से। अगर नट रोटेशन से ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स है तो 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पे आया होगा, तो दूसरा इक्वेशन वहां से इक्विलिब्रियम से। तो सिग्मा ट्यूब एरिया ट्यूब इक्वल टू सिग्मा रॉड
एरिया रॉड। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन 2 अननोन, यहां से स्ट्रेस निकल जाएगा। ये भी स्ट्रेस निकला है, पहला केस नट रोटेशन से आया। अब इसका थर्मल से कोई मतलब नहीं। अब इस कंपोजिट सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा अगले केस में, तो वो थर्मल स्ट्रेस जैसे कंपोजिट सेक्शन में निकाला था बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा केस 2 में। फिर दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो ये टोटल स्ट्रेस ऐसे निकल के आएगा। तो देख लो फिर से, तो जब नट को रोटेट किया आपने, दो विजुलाइज करो 2 मिनट के लिए, दोनों डिफॉर्मेबल है बट समझने के लिए विजुलाइज करो। नट यहाँ था, टाइट असेंबली बन चुका है, बिल्कुल स्पेस नहीं रोटेट करने के लिए। तो 2 मिनट के लिए मान लिया आपने कि अंदर जो रॉड है वो रिजिड है। तो नट को जब रोटेट कर रहे हो तो नट तो एक्सियल मूव करेगा, यानी 100% ट्यूब कंप्रेस हुआ होगा, तभी आपका नट मूव किया। तो ट्यूब कंप्रेस हुआ तो ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आ गया। अब ट्यूब पर अगर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आया तो अंदर जो रॉड है उस पर 10 का ही टेंसाइल फोर्स आएगा, उससे वो एक्सपेंड करेगा। ऐसे भी समझ लो, 2 मिनट के लिए मान लिया कि ट्यूब रिजिड है, रॉड डिफॉर्मेबल है। अब यहाँ पे नट है, तो जब नट रोटेट करोगे आप, वो तो एक्सियल मूव करेगा, ट्यूब रिजिड है, वो कंप्रेस हो नहीं सकता, यानी 100% रॉड एक्सपेंड हुआ होगा, तभी उस पर नट मूव किया है। अब हो सब कुछ एक साथ ही रहा, हो क्या रहा है कि आप नट को डी थीटा रोटेट कर रहे हो, उससे dx आपका ट्यूब कंप्रेस हो रहा है। dx ट्यूब के कंप्रेशन की वजह से ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन का फोर्स आया कंप्रेसिव, उस 10 के कंप्रेसिव फोर्स की वजह से 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पे आया, वो एक्सपेंड किया। तो पहले केस में आपने ले लिया कि नट, मान लो 2 मिनट के लिए रॉड रिजिड था तो ट्यूब कंप्रेस हुआ 2 mm, यानी नट ने कितना मूव किया 2 mm। दूसरे केस में आपने ले लिया कि ट्यूब रिजिड है, रॉड एक्सपेंड किया 3 mm, तो मान लो नट कितना मूव कर गया 3 mm, यानी नट का टोटल मूवमेंट कितना है 5 mm। वही लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन ट्यूब प्लस एक्सटेंशन इन रॉड इक्वल टू नट मूवमेंट। तो वही लिख दिया PL अपॉन E सिग्मा अपॉन E इंटू एल ट्यूब का, सिग्मा अपॉन E इंटू एल रॉड का इक्वल टू N इंटू पी। पी क्या है? पिच, एक रोटेशन में जितना मूव किया नट पिच के बराबर, और N टोटल नंबर ऑफ रोटेशन N इंटू पी। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम से, अगर ट्यूब पर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स है तो 10 का टेंसाइल फोर्स रॉड पे, तो सिग्मा ट्यूब सिग्मा रॉड एरिया रॉड। दूसरा इक्वेशन ऐसे। तो ये दूसरा इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन 2 अननोन, ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से नट रोटेशन से कितना स्ट्रेस आया ट्यूब पे रॉड पे निकल जाएगा। ये दूसरा केस आपका थर्मल वाला, वो अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो यहाँ से टोटल स्ट्रेस निकल जाएगा इस तरह से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको यूज कर लिया तो ये भी इसका एक अच्छा कन्वेंशनल क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है छोटा मोटा पार्ट, तो इसके लिए ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। 2.7 था तो यहाँ पे 2.8 लिख दो। तो जब ये रिवाइज करोगे तो PDF जो फाइल मिलेगा आपको, उसमें 2.8 में जो बोला है इसकी थ्योरी लिखा है, तो वहां से पढ़ लिया, नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ तक, इससे आपका सब दैट क्वेश्चन बन जाएंगे जितने ईएस के ऑब्जेक्टिव हैं गेट के। कन्वेंशनल में भी सभी कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो घूम फिर कॉन्सेप्ट नहीं, बस थोड़ी वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम, पहले ऑब्जेक्टिव ही करना है। तो यहाँ तक जितना पढ़ा है उससे सब थर्मोस्टेट से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, प्रैक्टिस वो करना है। अब वो आपको करना है, वो आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन अब एक कन्वेंशनल क्वेश्चन भी देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कैसे कैसे कर रहे हैं। तो फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाओ साथ साथ। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन सारे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। डायग्राम बनाओ साथ साथ। देखो जरा कैसे है, ये एक रिजिड बार दिया हुआ है, तो इसको सपोर्ट मिल रहा है दो रॉड से, दैट स्टील से और एल्युमिनियम से। इसका लेंथ और एरिया दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपका दैट हिंज है, ये 0.6 मीटर 0.8 मीटर। अल्फा दिया हुआ, यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है। तो टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज किया होगा तो उससे क्या क्या स्ट्रेस आ रहे हैं वो सब पूछ रहा है, तो वही कैलकुलेट करना है। तो लिख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो लिख लो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज। और रिजिड बार एज शोन, तो ये जो है दैट रिजिड बार है, रिजिड बार एज शोन in which two rod of steel in which two rods of steel and aluminium, a rigid bar as shown in which two rods steel and aluminium are attached, steel and aluminium are attached. Initially the rods are stress free, initially the rods are stress free. Determine the stresses in aluminum rod. Determine the stresses in aluminum rod if temperature of steel rod is decreased by 40 degrees Celsius, is decreased by 40 degrees Celsius. देखो जरा, तो ये रिजिड बार है, इसको सपोर्ट कर रहा है ये एल्युमिनियम, स्टील और एल्युमिनियम का रॉड, इसका अल्फा और यंग्स मॉडल सब दिया है।
ये यहाँ पे हिंज है इस पे, तो मान लो ये पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। तो ये क्या बोल रहा है दैट कि ये जो स्टील का रॉड है इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज किया है, तो इसकी वजह से कितना एल्युमिनियम पे स्ट्रेस आएगा वो निकालो। एल्युमिनियम की रॉड का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं किया है, खाली स्टील का डिक्रीज किया है, तो कितना स्ट्रेस आएगा एल्युमिनियम पे वो निकालना है। तो देखो जरा कोई भी क्वेश्चन सब में सेम कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर डिक्रीज किया है इसका तो इसका लेंथ कम होगा, भाई इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो देखो जरा ये यहाँ पे ए पे हिंज है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इसका लेंथ कम होगा तो ये ऊपर जाएगा। ये यहाँ पे हिंज है तो इसका मतलब ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा तो इसका लेंथ कुछ बढ़ जाएगा। तो वही करें, एक स्टेप करके देखते हैं। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन था, यहाँ पे आपका दैट ये स्टील का रॉड है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो मान लो इतना लेंथ कम हो गया, तो ये इतना लेंथ कम हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल केवल स्टील होता, एल्युमिनियम ना होता, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते कितना लेंथ कम होता, एल अल्फा डेल्टा टी, 5 mm मान लो कम हो जाता, तो ये कितना है एल अल्फा एस डेल्टा टी, दिस वैल्यू, ये मान लो 5 mm इतना कम हो जाता, जस्ट समझने के लिए, केवल मान लो स्टील होता। तो जब ये ऐसे जाता तो यहाँ पे हिंज था, तो यहाँ पे हिंज था, तो ये रिजिड बार आपका ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है इस तरह से। अब देखो जरा रिजिड बार जब इंक्लाइंड होता तो ये एल्युमिनियम यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे क्या है ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम था, तो इसका मतलब है इसका इतना लेंथ बढ़ जाता। तो अगर मान लो आपने ये लिया कि ये 5 mm है, ये इतना मान लो 5 mm है, तो इसका इतना लेंथ बढ़ जाता। क्यों, रिजिड यहाँ पे हिंज है, इस पॉइंट पे यहाँ पे हिंज है, तो इसका लेंथ बढ़ जाता है ये 7 mm, जस्ट समझने के लिए। अब देखो जरा अगर ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम जो है इसका अगर ये 7 mm लेंथ बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है एल्युमिनियम में, तो मान लो ये फोर्स आ जाता है यहाँ पे पी एल्युमिनियम P1 ऐसे, जस्ट ये वैल्यू देखो जरा। क्योंकि अगर एल्युमिनियम का एफबीडी बनाओ तो एल्युमिनियम का अगर ये 7 mm लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ टेंसाइल फोर्स आएगा P1, ये आपका 10 किलोटन का, इससे लेंथ बढ़ाएगा, PL/E एक ही फॉर्मूला है। अब देखो जरा अगर यहाँ पे कोई ये जो स्टील है इसमें अगर मान लो कोई फोर्स नहीं आया, तो ये तो यहाँ पे हिंज है, तो इस फोर्स से तो ये रोटेट कर जाएगा, तो ये तो आपका दैट बैलेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे 10 का फोर्स, यहाँ पेन रखो, ये पॉइंट कौन सा बी, तो ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, ये दे रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तब जाके बैलेंस होगा। सोचो ध्यान से भाई, ये अगर आपका 5 mm कम हुआ तो ये 7 mm बढ़ा, जस्ट एग्जाम्पल। अब अगर ये 7 mm बढ़ा है तो इसका मतलब यहाँ टेंसाइल फोर्स आया, डेवलप हुआ 10 किलोटन का। अब अगर यहाँ फोर्स डेवलप नहीं हुआ तो ये तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर जाएगा, बैलेंस ही नहीं होगा। इसलिए इसको ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एंटी क्लॉक मूवमेंट आना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स डेवलप हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, तब इसके अबाउट बैलेंस होगा। अब देखो ये यहाँ से ये पॉइंट था, मान लो ये आपका ए था, ये ए है, ये A1 है। अब अगर ये मान लो इस एल्युमिनियम ना होता तो ये तो ए से A1 चला जाता। अब लेकिन इस फोर्स की वजह से यहाँ फोर्स डेवलप हुआ, तो जब यहाँ ये टेंसाइल फोर्स आया तो ये भी इसकी कुछ लेंथ बढ़ाएगा, तो A1 से यहाँ पे A2 पहुंच गया, तो यहाँ से ए से ये A2, A1 टेंसाइल फोर्स बढ़ा, इसने इतना लेंथ बढ़ा दिया, तो ये A1 से A2 इतना लेंथ बढ़ा दिया। इसका मतलब ये जो रॉड रिजिड बार है वो आपका ऐसे नहीं टिल्ट होके ऐसे टिल्ट होगा, तो ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो मतलब एक्चुअल हो क्या रहा है, ये पॉइंट आपका C था, ये C है, ये C1 है, ये C2 है, तो मतलब एक्चुअल हो क्या रहा है, एक्चुअल पोजीशन आपकी ये A2B C2 है, ना कि ये A1B C1 है। सोचो ध्यान से, फिर से देखो एक साथ जोड़ें, टेम्परेचर कम किया स्टील का 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये इतना लेंथ कम हो गया इसका। मान लो केवल स्टील होता तो इतना कम हो जाता, ए से A1 चला जाता, 5 mm कम हो जाता। अब लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो जब ये A1 गया तो यहाँ पे हिंज है बी पे, ये बी पॉइंट है, तो ये A1B C1 यहाँ पे ऐसे आता। तो अगर वो 5 mm है तो ये 7 mm है, इतना यहाँ C से लेके C1 तक 7 mm हो गया। अब अगर आप एल्युमिनियम का एफबीडी बनाओ तो अगर इसका 7 mm लेंथ बढ़ा है तो यहाँ फोर्स तो लाना ही पड़ेगा, टेंसाइल फोर्स, तभी तो लेंथ बढ़ेगा, तो ये फोर्स इंड्यूस हो गया P1 टेंसाइल ऐसे। अब अगर यहाँ टेंसाइल फोर्स आया और यहाँ फोर्स डेवलप नहीं किया आपने, मान लो ये P2, तो जरा सोचो यहाँ फोर्स नहीं होता तो इसके अबाउट तो ये ऐसे रोटेट कर जाता, तो ये रोटेट करता है, इसलिए यहाँ बैलेंस करना है, इसलिए यहाँ टेंसाइल फोर्स आया। क्यों, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे, तब बैलेंस होगा। तो इसलिए यहाँ भी फोर्स आया ऐसे टेंसाइल। अब जब यहाँ टेंसाइल फोर्स आया तो ये भी कुछ लेंथ बढ़ाएगा, तो ये A1 से लेंथ A1 A2 लेंथ बढ़ा दिया इस फोर्स ने, P2 ने। तो जब ये फाइनल A2 पे गया, तो जब A2 है तो A2B C2, मतलब क्या है कि जो पहले C से C1 जा रहा था एल्युमिनियम, एक्चुअल वो C से C2 गया है, तो C से C1 जाने में अगर 10 किलोटन फोर्स आया था,
तो सी से C2 के लिए 8 किलोन्यूटन आया होगा, जस्ट समझने के लिए। तो यानी फाइनल पोजीशन इसका ये A2B C2 है, ना कि A1B C1 है। तो ये फाइनल पोजीशन बना। तो यहाँ C से C2 जाने पे ये 7 किलोन्यूटन जो फोर्स है वो निकल जाए, इसका एरिया दिए हुए, तो वहां से स्ट्रेस आ जाएगा एल्युमिनियम पे। तो वही कर दें, देखो जरा कैलकुलेट करें। ये कितना है, 0.6 मीटर है, ये है 0.8 मीटर। तो ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दो, ये A2B C2 है। इसमें देखो कैसे लिख सकते हो, A2 क्या लिख सकते हैं ऐसे, A2 डिवाइड बाई 0.6 इक्वल टू ये C2 इक्वल टू कितना, दैट C2 डिवाइड बाई 0.8, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखो निकालो A2 कैसे निकलेगा, A2 कैसे आएगा, A1 और माइनस A1 A2, वहां से निकाल सकते हैं। तो A2 क्या है, ये है A1 और माइनस A1 A2, दिस वैल्यू। तो A1 कितना है, ये A से A1 कितना है, L अल्फा डेल्टा T 5 mm। तो L अल्फा डेल्टा T, L अल्फा S डेल्टा T सब दिया हुआ क्वेश्चन में। 5 कैसे निकलेगा, L लेंथ दिया हुआ है स्टील का, अल्फा दिया है, डेल्टा T दिया है, सब पुट करके 5 में आ जाएगा मैग्नीट्यूड। माइनस A1 A2, A1 A2 देखो कैसे निकलेगा, ये A1 A2 कहाँ से आया, इस फोर्स से मिला है, कितना है PL अपॉन A। तो सिग्मा अपॉन PL अपॉन A रख दो, P2 फोर्स है, P लेंथ कितना है स्टील का, एरिया स्टील का, यंग्स मॉडल स्टील का, दिस वैल्यू। तो मान लो ये 5 mm है, ये -2 mm, तो 3 mm निकल गया, ऐसे आ गया। अब वो टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल जो भी आ रहा है, टेम्परेचर कम हुआ अल्फा माइनस डेल्टा T होता है, सब एडजस्ट है। ये मैग्नीट्यूड देखो जरा, इतना लेंथ कम हुआ L अल्फा डेल्टा T, 5 mm कम हुआ, तो अपने आप एडजस्ट है वो डिक्रीज टेम्परेचर का। 5 mm कम हुआ L अल्फा डेल्टा T हो, और उसके बाद यहाँ से ये माइनस कर दिया, A2 कितना है PL अपॉन A, तो वहां से कैलकुलेट कर दिया, ऐसे आ गया। C2 देखो कैसे निकलेगा, C2 के लिए फोर्स आया, पहले फोर्स C1 के लिए P1 लिखा था, बस फाइनल P C1 आने में 10 किलोन्यूटन लगा था, C2 के लिए 7 किलोन्यूटन लगा है, तो वो 7 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जो फोर्स आया। तो C2 के लिए जो फोर्स है वो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो C2 कितना हो जाएगा, देखो PL अपॉन A, P1 लेंथ एल्युमिनियम का, एरिया एल्युमिनियम का, यंग्स मॉडुलस एल्युमिनियम का। तो यहाँ देखो L A और E सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाली P1 P2 बच रहा है। तो P1 P2 दो अननोन है, P1 और P2। एक इक्वेशन बन गया, एक और बना देंगे। एक देखो जरा मूवमेंट से, B पॉइंट मूवमेंट बैलेंस कर दे रहे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दूसरा इक्वेशन। तो समेशन MB इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू 0.8 इक्वल टू P2 इंटू 0.6, तो ये दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से P1 P2 वैल्यू आ जाएगा, P1 P2 आ जाएगा, तो वहां से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम में पूछा है स्ट्रेस क्या होगा, P एल्युमिनियम जो फोर्स है कितना है, P एल्युमिनियम डिवाइड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन एल्युमिनियम का। तो ये फोर्स कितना है, P एल्युमिनियम कितना है, P एल्युमिनियम की वैल्यू आपका P1 लिया है, P1 बाई एरिया से स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन सब आपको कुछ करना है, ये मेन कॉन्सेप्ट दिखा दिया कैसे है। देख लो फिर से, अच्छा क्वेश्चन है दैट, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये रिजिड बार है, स्टील एल्युमिनियम सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा है कि स्टील का टेम्परेचर डिक्रीज किया 40, तो एल्युमिनियम में कितना स्ट्रेस आएगा निकालो। तो देखो सिंपल, टेम्परेचर डिक्रीज करा होगा तो लेंथ कम होगा, तो स्टील का लेंथ कम हो गया, तो स्टील कितना कम हो गया, देखो जरा, A से A1 चला गया। अब जब A से A1 जाएगा तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, A1B C1 यहाँ आ जाएगा ऐसे। अब जब ये C1 जाएगा तो यहाँ तो फोर्स डेवलप, क्योंकि एल्युमिनियम की रॉड का लेंथ बढ़ा रहे हो आप 7 mm, तो यहाँ फोर्स आएगा कुछ 10 किलोटन का। अब जब 10 का फोर्स यहाँ पे आएगा, यहाँ कोई फोर्स आएगा नहीं, तो इसके अबाउट ये मूवमेंट दे देगा, रोटेट कर जाएगा, तो ये तो आपका स्टेबल ही नहीं बचेगा, दैट इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ भी फोर्स आया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज है, तब बैलेंस होगा। अब जब यहाँ टेंसाइल फोर्स आएगा तो ये भी लेंथ बढ़ाएगा, तो A1 से A2 हो गया, मतलब A से A1 नहीं जाएगा, एक्चुअली ये A1 से A2, फाइनल A से A2 है, A1 से A2 इस P2 फोर्स की वजह से बढ़ गया, और जब ये A2 पहुंच गया तो A2 से ये C2 पहुंच जाएगा। तो यानी एक्चुअल क्या है, A से A2 फाइनल, और ये C से C2, तो फाइनल पोजीशन क्या है, A2B C2। अब इक्विलिब्रियम बना यहाँ पे, तो अब कैलकुलेट करें, देखो जरा कैसे निकालोगे, ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दो, A2 डिवाइड बाई 0.6 इक्वल टू C2 डिवाइड बाई 0.8। अब ये A2 निकले कैसे, A से A1 5 mm कैसे आएगा, L अल्फा डेल्टा T से, सब दिया है क्वेश्चन में। और माइनस क्या करते हैं, A1 A2 माइनस A1 A2, ये 2 mm कैसे माइनस करोगे, PL अपॉन A से, PL अपॉन A से निकाल दिए। सेम यहाँ देखो C2 कैसे निकलेगा, PL अपॉन A से, P1 L अपॉन A से, तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा मोमेंट बैलेंस कर दो B पे, तो P2 इंटू 0.6 इक्वल टू P1 इंटू 0.8। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से P1 P2 आ जाएगा, P1 P2 आ गया। P1 क्या है,
एल्युमिनियम पे फोर्स जितना है उसके एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड कर दिया तो वहां से स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव नहीं, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है काफी। कन्वेंशनल बैच में हम ऐसे काफी क्वेश्चन करते हैं, वो काफी प्रैक्टिस होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में साथ में जोड़ दिया क्वेश्चन। इससे पहले इसके करे बिना पहले भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर स्ट्रेस हमने किया है। अब तरीका क्या है कि सबसे पहले इसके जितने ईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले इसको रिवाइज कर लिया पूरा थर्मल स्ट्रेस, उसके सबसे पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव, फिर गेट के ऑब्जेक्टिव, फिर बुकलेट। मतलब थर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो थर्मल के सारे क्वेश्चन लगा दिए। साथ में अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फायदा नहीं मिलेगा। तो बेस्ट बेनिफिट के लिए क्वेश्चन भी साथ में लगाने हैं। तो ये थर्मल स्ट्रेस पूरा पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर गेट के थर्मल के क्वेश्चन, फिर बुकलेट वाले। बुकलेट के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारे बुक्स के सोल्यूशन दे देंगे, लेकिन पूरा रिवाइज करना है अच्छे से। तो ये नोट कर लो और उसके बाद फिर से रफ कॉपी में लिखो क्वेश्चन को, अपने आप सॉल्व करो कैसे। एक अच्छा क्वेश्चन है।